हेडिंग डालिए। लास्ट आपको कुछ लिखने के लिए दिया गया था, हो गया? जो भी था मुझे नहीं पता क्या क्या था, उसने फोटो भेजी तो थी मुझे, एलॉय वाला था एक था ना, हो गया कंप्लीट? कितने एलॉय कंप्लीट हुए लगभग लिस्टेड में? अराउंड? बस कुल 10? अच्छा ऐसे होंगे। नहीं नहीं और होते हैं यार एलॉय, ठीक से कर लिए। देखिए मैंने बोला ना, क्योंकि जो कॉपी पेस्ट वाला काम है वो मैं नहीं कराऊंगा, तो वो दिक्कत है आप लोगों को, तो कोशिश कीजिए एक बार ना, मेरे हिसाब से अराउंड 25-30 के अराउंड अलाउ हैं, ठीक है? सारे लिख लीजिएगा। ये मत सोचना कि उसमें से कोई आपको, क्योंकि आपको आइडिया है नहीं, कि मैंने बताया कल गन पाउडर एक बार पूछा है खाली, गन पाउडर सुना आपने? तो गन पाउडर एक ही बार पूछा है, बट वो एलॉय में कैटेगरी में डाला गया, मिक्सचर है ना वो, तो इसलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कंफ्यूज मत होइएगा कि ये वाला है ये वाला नहीं है। चुपचाप जो कॉपी पेस्ट करना है तो फिर अपना दिमाग लगाना ही क्यों भाई, शुरू किया सीधे कॉपी पेस्ट करके काम खत्म कर दिया, ठीक है ना? चल हेडिंग डालिए। एलॉय था और क्या था? हाइड्रोकार्बन बाई प्रोडक्ट, ओके। वो कितने, वो भी लगभग 10-12 ही होंगे। एसिड बेस, अच्छा वो भी हो गए। हाँ मतलब लिस्ट नाम और वो लिखने के लिए ना, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस क्या लिखे हो? बेस के नाम लिखे हो खाली? खाली नाम नाम आप नोट किए हैं? चलो कोई बात नहीं, फैक्ट्स तो आपके हो जाएंगे, अगर नाम नोट हो गए तो कम से कम मान के चले करीब 30% तो काम आपने कर लिया एटलीस्ट, ठीक है ना? बाकी तो मैं करा दूंगा, परेशान मत होइए। चलो हेडिंग डालिए, नेक्स्ट टॉपिक है फिजिक्स में। स्टार्ट करते हैं यार भाई, टाइम हो गया, 9:05 तक का मैं वेट करूंगा मैक्सिमम। लिखिए, वर्क पावर एंड एनर्जी एक साथ कवर करते हैं। वर्क पावर और एनर्जी, कार्य शक्ति और ऊर्जा, कार्य शक्ति और ऊर्जा, वर्क पावर एनर्जी। छोटा टॉपिक है, टाइम टेकिंग पहला वाला टॉपिक था, थोड़ा सा आगे एक आएगा मोशन, वो थोड़ा सा टाइम लेता है, और जो सबसे ज्यादा टाइम लेता है वो है लाइट, प्रकाश। सुना आपने? थोड़ा टेक्निकल भी है और थोड़ी है उसमें सरदर्दी वाला काम, बट ठीक है, अच्छी लगे याद, इसी बहाने काम हो जाएगा आपका। वर्क पहला लगिए, वर्क पहली हेडिंग, कार्य। कार्य क्या होता है? वर्क, व्हाट इज वर्क? डिफाइन करना अगर आपको, कार्य ये होता है सर, लिखिए, टू डू एनीथिंग, टू डू एनीथिंग इन डेली लाइफ, दैनिक जीवन में किसी चीज का किया जाना वर्क कहलाता है। टू डू एनीथिंग इन लाइफ, जीवन में जो भी चीज की जाती है वो क्या कहलाएगा? कार्य कहलाएगा। सिंपल बात है, डेफिनेशन थोड़ी सी रहती है इन चीजों को, ठीक है? क्योंकि याद कि फिजिक्स में कोई काम का मतलब डेफिनेशन नहीं दी गई है कि ऐसा होता है, बट हमें वर्क को फिजिक्स से पॉइंट ऑफ व्यू से, डब्ल्यू इज इक्वल टू, वर्क इज इक्वल टू एफ इंटू डी, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, बल गुणे विस्थापन, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। क्लियर हो गया? सिंपल है, जितना आपने फोर्स लगाया और जितनी दूर वो चीज गई है, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, उतना आपने क्या किया? वर्क किया है। जैसे एग्जाम्पल वर्क मैं पूछ रहा हूं, जैसे आपके पास मान लीजिए पहला क्या था? फोर्स। फोर्स का मतलब बल, बल का क्या था यूनिट? फोर्स यूनिट क्या थी? न्यूटन। और दूसरा क्या था? डिस्प्लेसमेंट का क्या होगा? डिस्टेंस है, मीटर में काम आएगा, तो न्यूटन मीटर हो गया आपका, न्यूटन इंटू मीटर है ना, तो न्यूटन मीटर। तो सिंपल है, ऐसा समझो कि आपने 20 न्यूटन का फोर्स लगाया और उससे आपकी कोई चीज है वो 10 मीटर डिस्प्लेस हुई है, तो टोटल काम कितना हो गया? 200। 20 का आपका क्या लगा? न्यूटन इंटू 10 मीटर का डिस्प्लेसमेंट, 20 इंटू 10 200। 200 वॉट वर्क की जो यूनिट होगी, वर्क यूनिट होती है जूल, तो 200 जूल। क्लियर हो गया? लिख लीजिए इसको। फोर्स के नीचे लिखिए 20, फोर्स के नीचे 20 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट में 10 मीटर, देन एफ इज इक्वल, देन डब्ल्यू इज इक्वल टू 200 जूल। इसमें बहुत क्लियर क्वेश्चन होता है, बहुत ध्यान से बताइए मुझे। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, फोर्स डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे या अलग अलग? सिविल का डायरेक्ट लाइन क्वेश्चन, वन लाइनर क्वेश्चन है। फोर्स इस कंडीशन में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे, पक्की बात? कोई कंफ्यूजन किसी को? और जिस डायरेक्शन में आपको करना है उसी डायरेक्शन में आपको लगाना पड़ेगा, सिंपल बात है ना भाई। आपको सामान यहां से यहां खिसकाना है तो फोर्स इधर तो लगेगा, मतलब ऐसा तो नहीं आप इधर से फोर्स लगा सामान इधर खिसक जाए। मेरी बात समझ में आ रही है भाई? सिंपल है, ये आपके पास क्या है? रिमोट है, मुझे इधर से फोर्स लगाना है तो इधर जाएगा, अब ऐसा इधर से लगाऊंगा इधर जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा, तो इसीलिए हमेशा क्या होता है? सेम डायरेक्शन। इस चीज को लिख लीजिए, इन वर्क कार्य में फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज इन सेम डायरेक्शन, बल और विस्थापन सेम दिशा में होते हैं।
लॉजिक बात है। अगर मान लीजिए जो फोर्स है वो 180 डिग्री पे लगे, तो जो ध्यान से फोर्स 180 डिग्री पे लगे तो वर्क जीरो होगा। फिर समझते हैं, फोर्स 180 डिग्री पे लगता है तो वर्क जीरो होगा। अरे 180 डिग्री समझते हो, सीधा आमने सामने वाला होगा। अरे सिंपल, अरे कमाल है, बिल्कुल होगा। ये आपका क्या है, रिमोट है, मुझे इधर फोर्स लगाना है तो उधर साइड खिसक रहा है, 180 का मतलब इधर, तो मैं इधर से लगाऊंगा फोर्स, तो लॉजिक बात है इधर की तरफ कैसे होगा, 180 डिग्री का मतलब मुझे इधर खिसकाना है, तो इसके 180 में इधर आ गया, इधर से फोर्स लगाऊंगा तो इधर खिसकेगा नहीं। तो अगर ये 180 डिग्री हो गया तुम्हारा फोर्स, तो लॉजिक का वर्क तुम्हारा क्या होगा, जीरो। इक्वल फोर्स का मतलब एक ही फोर्स काम कर रहा। हाँ, बात वैसे समझ लो भाई, सिंपल। मैं फिर समझ, ये इस रिमोट को मुझे इधर खिसकाना है, तो यहाँ पे इधर खिसका रहा हूं तो मैं फोर्स इधर ही लगा रहा हूं, तो सेम डायरेक्शन लगा रहा हूं। ये हुआ 0 डिग्री, यहां से ये खड़ा हुआ तुम्हारा 90 डिग्री, और ये तुम्हारा क्या हुआ 180 डिग्री। तो 180 डिग्री पे अगर मैं किसी फोर्स को लगाऊंगा तो वर्क तो जीरो ही हो रहा ना, क्योंकि मुझे इस रिमोट को इधर लेके जाना है और मैं फोर्स इधर लगा रहा हूं, तो लॉजिक है जीरो हुआ कि नहीं हुआ, ये मैं कह रहा हूं। लिखो, इफ फोर्स इज ऑन 180 डिग्री, अगर बल 180 डिग्री पर है, इफ वर्क इज ऑन, सॉरी, फोर्स इज ऑन 180 डिग्री, अगर बल 180 डिग्री पर, देन वर्क ऑलवेज जीरो, तो कार्य हमेशा जीरो होगा। नेक्स्ट, वॉट हेडिंग, नेक्स्ट हेडिंग पावर, वर्क खत्म, पावर, शक्ति। पावर को डिफाइन करना होता है द रेट ऑफ वर्क, कार्य करने की दर, द रेट ऑफ वर्क, कार्य करने की दर, कार्य करने की दर क्या कहलाती है, पावर कहलाती है। ठीक है, इसको यूनिट मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताई थी, वॉट, याद है आपको। ठीक है, तो 1 वॉट इज इक्वल टू 1 वॉट इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड, 1 वॉट इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड। एक वॉट बराबर 1 जूल पर सेकेंड के हिसाब से काम किया जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है। एक इंपॉर्टेंट होता है, जो आप लोगों ने मशीन्स के बारे में सुना होगा कि मशीन जो होती है वो हॉर्स पावर में यूज की जाती है, सुना है एचपी, तो वो एचपी की वैल्यू कितनी होती है, लिख लीजिए, किसी को आइडिया। बहुत फेमस क्वेश्चन, बहुत फेमस है। 1 एचपी इज इक्वल टू 7, गड़बड़ा गया, 46, सही बोले हो, पहुंचे हो, 746 वॉट लिख लीजिए, 746 वॉट। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वॉट। समझ गए, तो हॉर्स पावर, अच्छा घोड़ा ऑब्वियसली थोड़ा सा पावरफुल होता है, इसलिए थोड़ा सा यूज किया जाता है चीजों को लेकर के, तो सेम ही चीज होती है। ठीक है, नेक्स्ट, अब यहां पे 2-3 चीजें आपको मैं जरूरी है बता दूं। पहला आपने सुना होगा मेगावाट, किलोवाट सुना है, तो लिख लीजिए, इस चीज को लिख लीजिए। एक किलोवाट, अच्छा 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट, लिख लीजिए, 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट। जो एसी चल रहा है ये 1.5 टन का एसी है। आपके घरों में सुना होगा 1 टन, 1.5 टन, 0.75 तो नहीं आता है वैसे, जनरल 2 टन सुने। ये जो 2 टन, 1.5 टन या 1 टन है, ये जो 1 टन होता है इसका वॉल्यूम होता है, इसका वाट यही होता है जो आप लिख रहे हैं। मतलब 1 टन का एसी 1000 वाट बिजली खर्च करता है पर आवर, मोटा मोटी समझ रहे हो। 1.5 टन कितना करेगा, 1500 वाट। कुछ समझ में आ रहा है। तो लॉजिक बात है, आपके घर में, इसको थोड़ा देसी तरीके से समझा रहा हूं, आपके घर में जो लाइट आ रही है वो आ रही है 250, 220 वाट, और आप जो एसी चला रहे हैं वो 1500 वाट का है, यानी 5 गुना ज्यादा चल रहा है। फिर समझते हैं, आपके घर में जो नॉर्मल ये बिजली लाइट चलती है, ये लाइट 220 वाट की होती है। अब इसको 200 समझिए, 250 समझिए, समझ में आया 250। अब 250 वाट का आपका नॉर्मल सप्लाई है, आप एसी चला रहे हैं कितने वाट का, 1500 वाट का, तो 250 और 1500 को मल्टीपल टाइम है 4-5 गुना, तो यही 4-5 गुना जो ज्यादा होता है, इसीलिए एसी चलाने से आपने सुना बिल आता है ज्यादा, वो बिल ऐसे आता है। समझ में आ रहा कुछ कुछ। इसी तरीके से गीजर जो होता है वो भी आपका अप्रॉक्स सेम होता है। पहले इमर्सन रॉड आती थी, देखिए आप लोगों ने इमर्सन रॉड, हीटर, तो बिल आप सोचते हैं हीटर चलाओ, ये चलाओ, एसी चलाओ, ये सब में बिल क्यों, उसके पीछे रीजन क्या होगा आपका, ये वॉट वाला खेल है। ठीक है, अब कौन सा एसी कितने वॉट का है वो डिपेंड करता है। आपके घर में 1.5 टन का भी लगा होगा, 1 का भी लगा होगा, 2 का भी, अगर डिपेंड होता है। समझ में आई बात सबको। ठीक है, तो 1 किलोवाट बराबर 1000 वॉट। नेक्स्ट,
1 मेगावाट इज इक्वल टू 1 मेगावाट इज इक्वल टू 1 के आगे 5 जीरो, 1 2 3 4 5, तो क्या हो गया 1 लाख वाट। समझ में आया? ध्यान से, आपके घर में सप्लाई आ रही है 220 वाट की, ये जो 1 मेगावाट है ये 1 लाख वाट जनरेट कर रहा है। तो लॉजिक है, जितने भी आपने सुना होगा पावर हाउसेस होते हैं जहां पे बिजली बनती है, सुना आपने 220 क्या कौन सा अभी क्या लिखे हो मेगावाट ना, तो 220 मेगावाट के हैं, 300 मेगावाट के, तो हिसाब समझ में आ रहा? 1 मेगावाट बराबर 1 लाख वाट, तो 200 मेगावाट बराबर 200 इंटू 1 लाख। हिसाब समझ? तो 1 के आगे पहले 1 की जगह 2 आ जाएगा और जीरो कितने लग जाएंगे, 2 और बढ़ गए, तो यानी 2 के आगे 2 और मतलब 7 जीरो, तो कितने वाट हो गया अप्रॉक्स? 2 के आगे 7 जीरो, कितना हुआ टोटल? 8 हो गया, कितना 20 लाख भाई। 2 के आगे 7 जीरो, टोटल 8 हो गया, तो 8 यूनिट आपकी करोड़ की होती है, तो 2 करोड़ यानी 2 करोड़ वाट बिजली जनरेट हो रही है। आपके घरों में 200 वाट, हिसाब समझ में आ रहा? तो ये वो पावर हाउस होते हैं जहां से बिजली बनके घरों में क्या होती है, सप्लाई होती है थ्रू ग्रिड्स। क्लियर हो गया? कुछ को समझ में आ रहा है दिमाग? इसीलिए जितने भी आपके वो होते हैं पावर हाउसेस होते हैं, वहां पे कभी भी देखेगा तो गवर्नमेंट जो एनएचपीसी एनटीपीसी के प्रोजेक्ट लाती है, वो प्रोजेक्ट में इतने मेगावाट का कॉन्सेप्ट होता है, किलोवाट वाले नहीं होते हैं। किलोवाट आप लोगों के घरों में चलती है इन सब में, या फिर थोड़ी सी हैवी किलोवाट होती है जिससे ट्रेन चलती है। 25,000 किलोवाट आपने देखा है, वो जो अरे वायर होती है ट्रेन वाली, मेट्रो वगैरह किस पे चलती है देखो, बिजली पे, वो यही होती है। ठीक होगी बात? चलो, ये वाट वाला दोनों पूछा हुआ। नेक्स्ट आई एनर्जी, ये ज्यादा काम का, ये सब छोटे छोटे थे। एनर्जी, एनर्जी को डिफाइन करो, बहुत फेमस क्वेश्चन है, डिफिनेशन एक ही बार आई थी वैसे। एनर्जी क्या है? एनर्जी, हाँ क्या? टू डू वर्क, थोड़ी सी और सही लाइन है, बस लिखो द कैपेसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू डू वर्क। किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता, किसी भी चीज में कार्य करने की जो क्षमता होती है वो उसकी क्या कहलाती? एनर्जी। लॉजिक बात है, आप जिस तरीके का खाना खाते हैं उस तरीके की एनर्जी आपके पास होती है। अगर आप 3 दिन से खाना नहीं खाएंगे तो एनर्जी नहीं रहेगी। खाना खा के आए हैं तो एनर्जी रहती है, तो एनर्जी का मतलब होता है आपको प्रोसेस करनी है ना, सिंपल है। तो कोई भी चीज उसमें कैसी एनर्जी होती है वो डिपेंड होता है वो कितनी कैपेबल है बेसिकली। पहले क्या टाइप ऑफ एनर्जी सबने सुना होगा, पहली होती है काइनेटिक एनर्जी, सबको पता है काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा क्या होते हैं? सिंपल है, कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वो जो कार्य करने की कैपेसिटी होती है वो उस ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी कहलाती है। ठीक बात है? फॉर्मूला एक बार आया जरूरी, क्या होता? लिख लीजिए, K इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। एम मास हो गया और V वेलोसिटी। इसका सीधा मतलब है, अगर मैं किसी भी वस्तु का मास डबल करूं, ये स्टेटमेंट ध्यान से फॉर्मूला चेक कीजिए, किसी भी चीज का मास डबल करूं तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? फॉर्मूला देखिए, मेरी तरफ देख के आंसर नहीं आएगा। फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर, एम को डबल करना है तो के ई क्या हुई? हाफ एम वी स्क्वायर है, ध्यान से भाई साहब समझिए। एम को तुमको 2 करना है तो के ई क्या होगा? डबल होगा, आधा होगा, सेम रहेगा? अरे हद हो गई यार। हाफ एम वी, यहां पे एम और वी जो है उसको एक एक मानिए क्योंकि ये फॉर्मूला सेम है ना। इसको डबल कर, एम की जगह 2 करोगे तो 2 इंटू हाफ, यही तो हिसाब बैठा। तो 2 इंटू हाफ क्या बेटा? 2 का आधा कितना होता है? 2 का आधा 1 हुआ ना यार, हद हो गई। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी आपकी सेम रहेगी। इस वाले सिचुएशन में काइनेटिक एनर्जी आधी है आपकी, यानी किसी भी वस्तु का मास अगर 1 है तो काइनेटिक एनर्जी हाफ है, तभी तो हिसाब बैठ रहा है। तो अगर तुमने मास को डबल कर दिया तो काइनेटिक एनर्जी सेम हो जाएगी। नीट बिल्कुल नहीं है, बस जरूरी चीज थी बताना आपको, के ई का फॉर्मूला। नेक्स्ट आइए पोटेंशियल एनर्जी। कोई चीज मूव कर रही है तो जो एनर्जी जनरेट कर रही है, दैट्स इट यार। कोई भी चीज जो चलती है एनर्जी बनाती होगी ना, बस दैट्स इट। आप हाथ कैसे रगड़ो, एनर्जी जनरेट हो, दैट इज काइनेटिक एनर्जी। बस खत्म, पूछा है नहीं। पोटेंशियल एनर्जी एग्जांपल जो पूछता है, मैंने बताया ना आपको, एग्जांपल सबसे इंपॉर्टेंट। पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा,
ध्यान रखिए कोई चीज अगर मूव नहीं भी कर रही तो भी उसके अंदर एनर्जी है, होती है ये, ठीक है। तो वो जो पोटेंशियल एनर्जी होती है उसका द एनर्जी इन द सिचुएशन ऑफ स्टेबल पोजीशन, किसी वस्तु की स्थिर अवस्था में उपस्थित ऊर्जा, स्थिर अवस्था में उपस्थित ऊर्जा, खतरनाक हिंदी चल रही यार, ठीक है। कोई चीज स्टेबल है तो जो एनर्जी बन रही है उसको बोलते हैं आपकी पोटेंशियल एनर्जी। इंपॉर्टेंट यहां पे क्वेश्चन बनते हैं 3। सबसे खतरनाक पोटेंशियल एनर्जी कौन सी होती है? सबसे खतरनाक पोटेंशियल एनर्जी होती है डैम, लिख लीजिए। जो पानी आपका स्टेबल किया गया है, डैम में जो पानी होता है मूव करता है, वो डैम का जो पानी है मूवेबल है कि स्टेबल है? स्टेबल। भाई डैम में तो इकट्ठा किया गया पानी, मूवेबल नदी का पानी होता है यार। तो जब वो तो इकट्ठा किया गया तो वो जो एनर्जी वो सबसे खतरनाक पोटेंशियल, क्योंकि अगर फटा तो कहानी पता है वो किस में कन्वर्ट होगी, काइनेटिक में, और खत्म कहानी। तो इसलिए पहला हो गया आपका। दूसरा लिखिए, आप लोगों ने वो वाली वॉच देखी है, पहले आती थी, इसमें ऐसे करके घुमाने वाला होता था, अब तो पता नहीं आती नहीं, चाबी होती थी, याद है? कि वो जो होती है उसकी एनर्जी। तो लिखिए की इन द वॉच, घड़ी में उपस्थित की वाली एनर्जी, इसी के एग्जाम्पल पोटेंशियल के। हाँ जी। और तीसरा हुआ है, थर्ड एग्जाम्पल, टेक्निकली मत जाओ, टेक्निकली मैंने वो समझाने की नीड, खाली पूछा है कि कौन सी एनर्जी होती है, क्योंकि फिर उसके लिए फिनोमेना आपको समझना पड़ेगा, एम और वी दोनों को, तो क्यों मतलब नहीं है चीजों को। एग्जाम्पल बड़े घड़ी। और तीसरा होता है स्प्रिंग, स्ट्रेच स्प्रिंग, नॉर्मल स्प्रिंग नहीं है, सिंपल। कोई चीज हिल नहीं रही है, अचानक से कुछ करेगा तो कुछ तो एनर्जी रखेगी। तनी हुई स्प्रिंग, ध्यान रखना, स्ट्रेचबल स्प्रिंग होनी चाहिए, ऐसी स्प्रिंग नहीं होनी चाहिए जो नॉर्मल है। खींची हुई स्प्रिंग है, स्प्रिंग समझ गए, स्प्रिंग को खींचे रहो और हिलाओ मत उसको, तो उसके अंदर एनर्जी जनरेट हो रही है ना, वो बड़ो हिल नहीं रही, तो पोटेंशियली तो हुई। आप छोड़ोगे तो कुछ होगा, तो वो किस में कन्वर्ट होगी? काइनेटिक में। तो सिंपल है, कोई भी ऐसी ऑब्जेक्ट जो स्टेबल है लेकिन कायदे में लग रहा है स्टेबल, लेकिन स्टेबल है नहीं। फर्क समझ में आया? जैसे मैंने पानी का एग्जाम्पल दिया, उसका एग्जाम्पल दिया, ठीक है। चलो, सबसे इंपॉर्टेंट होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, हेडिंग डालिए, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, सबने सुना होगा। लॉ ऑफ एमजीएच होता है, नीड नहीं है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा संरक्षण का नियम, ऊर्जा संरक्षण का नियम सबको पता होगा। यही फॉर्मूला काम करता है, एनर्जी ना तो बनती है ना तो खत्म होती है, ये ट्रांसफॉर्म होती है। सिंपल है, सबको पता है बात। एनर्जी कांट बी जनरेटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ट्रांसफॉर्म वन फॉर्म टू अदर। सिंपल है, एक जगह से। वो इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट होता है जो मैंने आपको उस दिन डिस्कस कर रहा था कि कौन सा वाला इंस्ट्रूमेंट होता है जो किस एनर्जी को किस एनर्जी में कन्वर्ट करता है। सबसे तगड़ा क्वेश्चन देने जा रहा हूं आपको मैं, ठीक है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में लिखिए एग्जांपल, इधर लिखना है इंस्ट्रूमेंट, इधर लिखना कन्वर्टेड फॉर्म। इंस्ट्रूमेंट, कन्वर्टेड एनर्जी, उपकरण, ऊर्जा का रूपांतरण। स्टार लगा लो 10-20 में, बता रहा बड़े काम का है ये क्वेश्चन। इंस्ट्रूमेंट एक तरफ, दूसरी तरफ कन्वर्टेड एनर्जी, रूपांतरित ऊर्जा। तुम खुद से गैस कर लोगे, 3-4 तरह की एनर्जी होती है, लाइट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, साउंड एनर्जी, समझ रहे हो, इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी। तो अब आप खुद से गैस करके लिखो, क्योंकि मैं इसमें ना कम से कम यूपीपीसीएस का पेपर उठाना, उसमें देखना कम से कम 10 बार आया हुआ है मोमबत्ती, कैंडल, वो किस एनर्जी को किस एनर्जी में कन्वर्ट करती होगी। भाई आप मोमबत्ती को जलाते हैं तो कुछ होता है, मैं वर्ड यूज नहीं कर रहा हूं, समझ रहे होंगे। तो जो चीज जल रही है वो क्या है? क्या चीज जलती मोमबत्ती में? वैक्स। वैक्स क्या होता है? केमिकल। तो मैंने अभी आपको वर्ड यूज किया, केमिकल एनर्जी जली तो उससे क्या बना? लाइट एनर्जी, ऊर्जा हुई, उजाला हुआ। तो समझ में आया? तो ये एनर्जी का जो कन्वर्जन होता है ये इंपॉर्टेंट है। तो पहला लिखो सोलर सेल, पहला इंस्ट्रूमेंट सोलर सेल, किसको किस में कन्वर्ट करता है? किसको किस में? हीट नहीं, सोलर एनर्जी। खुद अरे हद दो, अबे हद, तुमने सोलर नहीं बदल दी। सोलर एनर्जी को किस में? इलेक्ट्रिक एनर्जी में, पावर एनर्जी, ठीक है, लिख लीजिए। प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में, सही है, ठीक। दूसरा मोटर, जो मोटर आप लोगों के घरों में लगी, आप लोगों ने मोटर जनरली देखी होगी पानी वाली। अब बताइए, पानी वाली मोटर में कुछ जाता है तो कुछ आता है, यही तो एनर्जी है। क्या जाता है? इलेक्ट्रिसिटी जाती है, आप स्विच ऑन करते हैं तो लाइट गई, यानी कौन सी? इलेक्ट्रिक एनर्जी हो गई। इससे मोटर चलना शुरू करती है, और चलने को क्या बोलते हैं? मैकेनिकल एनर्जी। सुना, यांत्रिक एनर्जी। तो सिम कन्वर्जन समझ में आया? तो लिखो इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में,
विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा। क्लियर हो गया? ठीक। थर्ड आओ, माइक्रोफोन। माइक्रोफोन सुना है आप लोगों ने? माइक्रोफोन नहीं सुना है? जो मोबाइल में लगे रहते हैं सब माइक्रोफोन होते हैं, लिख लीजिए। ये पूछा नहीं है, एक ही बार आया हुआ है। साउंड एनर्जी को, वेट, हाँ, साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में। लाउड स्पीकर पूछा हुआ है, उस दिन भी आप लोगों ने बताया भी था। लाउड स्पीकर किसको किस में कन्वर्ट करता है? लाउड स्पीकर में आपने ऑन किया स्विच, तो लाउड स्पीकर में कुछ गया, उससे क्या बाहर आया? साउंड। तो सिंपल है, लाउड स्पीकर में गया कौन सी एनर्जी? इलेक्ट्रिक। अब आ रहा कौन कॉमन सेंस? देखो मैं इसलिए आपको समझा रहा हूं, लिखवाने में मैं सीधे लिखवा दूं। दिक्कत यह है कि कल को कोई भी नया इंस्ट्रूमेंट पूछ लिया तो तुम्हारे दिमाग में 5-6 एनर्जी पड़ी रहेगी, तो खुद से गेस कर सकते हो ना। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी को साउंड एनर्जी में, लाउड स्पीकर। नेक्स्ट, सितार। सितार जानते हो? सितार, वीणा, जितने भी जो थ्रेड वाले होते हैं उनकी बात कर रहा हूं। क्या, कौन सी एनर्जी है वो? जो आप ऐसे ऐसे करते हैं वो मैकेनिकल एनर्जी हो रही है। मैंने बोला कोई चीज जब वाइब्रेट करती है ना वो मैकेनिकल है, समझ गए? यांत्रिक ऊर्जा, तो उससे किस में कन्वर्ट होगी वो? लिख लीजिए, यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। तो सितार हो गया, गिटार हो गया, समझ गया? जो भी होते हैं वो सब इसी में आते हैं। नेक्स्ट, बल्ब, ट्यूबलाइट। बल्ब, ट्यूबलाइट एक्सेट्रा, जो भी लाइट एमिटिंग होती हैं, तो उसमें क्या होगा? आप क्या दे रहे हैं? इलेक्ट्रिक एनर्जी दिया आपने, उससे क्या हुआ? लाइट, यानी ठीक है, लाइट एनर्जी। या अच्छा, क्या इसमें हीट भी निकलती है? ध्यान रखिएगा, तो इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक एनर्जी डैश किसमें हो रही है? लाइट प्लस हीट एनर्जी। प्रकाश और ऊष्मा ऊर्जा, प्रकाश और ऊष्मा ऊर्जा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है भाई। बल्ब आप लोगों ने, अभी ये वाले तो आजकल बल्ब आ गए, पहले वाले देखे थे येलो कलर वाले? अब होल्डर वाले जो होते थे बल्ब, याद है कुछ? हाँ, वो खोल के देखते थे, उसमें वो क्या देखते थे? फिलामेंट। किस चीज का होता था? अरे वेरी गुड, टंगस्टन का होता था। क्यों? हाँ, अरे क्या बात है, कितना हाई है? बड़ी समस्या एक तो आपके आंसर की, आप मेरे को बताते जाओगे, मैं पूछता जाऊंगा क्वेश्चन, है ना? सही बात है, वेरी गुड, सही बात है, बहुत हाई होता है। दैट इज अप्रॉक्स 1500 डिग्री, 1500 डिग्री पे जो उसका टंगस्टन होता है, जो उसका फिलामेंट होता है, वो मेल्ट करता है। तो बल्ब आपका लगातार रात भर जलेगा तो भी बहुत गर्म होता है। जब बहुत गर्म होगा तो कोई भी अंदर वाली चीज ऐसी होगी आसानी से मेल्ट कर सकती है। लेकिन टंगस्टन इसीलिए यूज किया जाता है क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट 1500 है। तो रात भर, हाँ, लगातार बल्ब आपका चलता रहे। आप कहीं चले गए और ऑन करके चलो, 3-4 दिन बाद आप आ रहे हैं, तो ऑब्वियस बात, लगातार गर्म होते होते कभी ना कभी तो होगा। तो इसीलिए बल्ब क्या होता है? कभी आपने बल्ब फोड़ा है छोटे पे? ट्यूबलाइट वगैरह तोड़ी है, समथिंग कुछ? बल्ब नहीं तोड़ा आप लोगों ने? ऊपर से गिराया हो कभी इंस्ट्रूमेंट? हमने तो बड़ा एक्सपेरिमेंट कर रखे थे, जो फ्यूज बल्ब होते थे, गिराया है तो एक आवाज आती है। आवाज आती है, क्यों आती है? आप लोगों को क्या नहीं, पहले छोटे शहरों में पहले कैंप लगते थे, एक साइकिल वाला एक होता था उस टाइप का, वो 3-4 दिन के लिए आता था, पूरा माहौल बताता था। पूरा ट्यूबलाइट पे, हमारे यहाँ बड़ा ट्यूबलाइट रात को तोड़ता था, देखा था आपने उस तरीके का कुछ? छोटे शहरों में बड़ी अच्छी अच्छी चीजें देखने को मिलती थी। वो बंदा ना पूरे 5-6 दिन रहता था उसमें, तो उस 5-6 दिन में साइकिल पे ही रहता था 24 घंटे। मेरी बात समझ रहे हैं? साइकिल पे सब कुछ था, और उसके बाद उसी पे सब वही थोड़ा सर्कस दिखाना, एक्सवाइजेड जो भी होता था। तो उसमें वहां पे ना जितनी फ्यूज ट्यूबलाइट हमारी सोसाइटीज होती थी, उसमें कॉलोनी होती थी, गवर्नमेंट में ऑफिसर्स कॉलोनी भी कॉलोनी ही होती भाई। तो जितनी भी फ्यूज होती थी वो मंगा लेता था अपने यहाँ। तो वो क्योंकि उस पर ना थोड़े से उसको एडवेंचर नहीं, तोड़ना खाना, वो ट्यूबलाइट खाता भी था अलग ही लेवल पे। हाँ बिल्कुल, तो हम भी देख के डरते थे यार ये सब चीजें, बट ऐसा होता था। ठीक है, नेक्स्ट आइए। अच्छा, हीटर तो समझ गए। हीटर क्या है? इलेक्ट्रिसिटी टू लाइट तो नहीं है ना? लाइट नहीं होती इलेक्ट्रिक हीटर से? होती तो है, फिलामेंट के ऊपर डिपेंड करता है। सर कौन सा होता है? हीटर का फिलामेंट किससे होता है? बल्ब वाला जो फिलामेंट है और हीटर का फिलामेंट, दोनों में डिफरेंस है। हीटर ज्यादा गर्म होता है कि बल्ब? हीटर देखा सबने, छुआ है? देखा सबने है, छू के वहां, सीधी बात है। तो सीधी बात है, जो हीटर का फिलामेंट होता है ना, वो नाइक्रोम होता है, वो लगभग 3000 डिग्री पे जाके मेल्ट होता है, तो वो बहुत गर्म होता है। ठीक है, जब कुछ एक, अच्छा ये नाइक्रोम और टंगस्टन इसकी जगह कुछ और यूज क्यों नहीं कर रहे? एक तो ये मेल्टिंग पॉइंट है, दूसरी चीज होता है फैक्टर कि अगर कुछ एक इंस्ट्रूमेंट ऐसे होते हैं मेटल, जो मेटल जब गर्म किए जाएं तो वो हीट के साथ लाइट भी देते हैं। बात समझ रहे हो?
कोयले को, कोयला काला होता है जब जलता है तो इनिशियली सीधी बात है, जल करके जब प्रॉपर हो जाता है तो डार्क रेड हो जाता है और फिर व्हाइट हो जाता है। तो ये कलरिंग समझ रहे हो, ये उसके नेचर में चेंजमेंट हो रहा है, ठीक है। हीटर तो पूछा हो। नेक्स्ट मोमबत्ती, कैंडल मैंने बता दिया आपको। कैंडल रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, केमिकल एनर्जी टू लाइट एनर्जी। डन। मोमबत्ती से हाँ हीट होगा, क्यों लिख सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी का नाम दोनों। नेक्स्ट बैटरी, बैटरी जो आपके सेल में लगती है, सेल बोलते हैं ना उसे, वो क्या है, वो केमिकल है सीधी। सेल खोला है कभी तुम लोगों ने छोटे पे, कभी तुम्हारे सेल की जो कवरिंग होती है उसको कभी खोला है आपने? सेल नहीं खोला आप लोग, दो चार लोगों के साथ, बाकी लोगों ने कभी हरकत है। तुम लोगों ने क्या प्रैक्टिकल कर रखे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी उर्दू हिंदी कुछ प्रैक्टिकल कर रहे हैं कि नहीं लाइफ में? तुम्हारे टीचरों को पता तरस आता है मेरे को, सीरियसली बता रहा हूँ, सीरियसली तरस आता है तुम लोगों का। 10th में हम लोग ऑलमोस्ट फिजिक्स और बिली मानिए ऑलमोस्ट फिजिक्स और बायोलॉजी ऑलमोस्ट जान गए थे। केमिस्ट्री लैब में जाने की इजाजत कम थी, एसिड ओसिड होता था, बच्चे हरकती हो जानते हो, थोड़ा पी पा लें पता चले समस्या हो जाए, स्मेल तो कर ही डालते थे हम लोग एसिड को। बट पॉइंट होता था, याद रखिए, फिजिक्स ऑलमोस्ट अमीटर जो 12th में बच्चे करते थे, हम लोग 12th वाली लैब में चले आते थे। अमीटर सुना है? कोई बात नहीं, कुछ लोगों को बड़ी समस्या है, कोई दिक्कत नहीं। तो जो लैब 12th वाली होती थी उसी लैब में हम लोग हाई स्कूल में तो चले आते थे। इसका ये मुझे बेनिफिट मिला था यूपी बोर्ड में। यूपी बोर्ड में इसका बड़ा बेनिफिट होता था, प्रैक्टिकल नॉलेज पे काफी फोकस है यूपी पे, मैंने ऐसा नोटिस किया है। सीबीएसई का मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं क्या है, लेकिन जिस हिसाब से आप लोगों के हालात दिख रहे हैं मुझे लग नहीं रहा है। किसकी लर्निंग पे? नोट देखो कायदे में, अब मेरे दिमाग में आप कितना भी आप पढ़ लो, लेकिन अगर आपने प्रैक्टिकल कर रखा हो उसका तो आपके दिमाग में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, आपको सब पता क्या होता है। अभी अमीटर को लगाने के लिए अच्छे अच्छे खिलाड़ी, अमीटर नहीं सुना है, चूंकि अब क्या ही बताऊं आपको, सर्किट जनरेट करना पड़ता है उसमें, इलेक्ट्रिसिटी कौन सा कहां पे लगाना होता है, आपको चाहे जितना पढ़ लो, इसमें लिखा नहीं था किताब में कि ये होता है, ये सर्किट, ये ऐसे ऐसे कुछ नहीं, आपको लगाना पड़ा, आपको समझ में आएगा कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव। आपने बैटरी देखी है, सेल देखा है, उस सेल में एक प्लस होता है एक माइनस होता है, उसमें कैथोड होता है, एनोड देखा है आपने, छोटा सा खोला होता है, तो उसके चारों तरफ ब्लैक कलर का एक केमिकल होता है, वही केमिकल जनरेट करता है इलेक्ट्रिसिटी, और वो इतनी इलेक्ट्रिसिटी होती है डिपेंड ऑन जो भी आपका होता है, ठीक है। तो क्या होगा, तो जो ब्लैक वाली चीज होगी वो क्या होगी, केमिकल। तो केमिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करेगा, इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिक एनर्जी में, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में, ठीक। नेक्स्ट, डन, ठीक है, सोलर हो गया, डन। नेक्स्ट हेडिंग हो गया खत्म। नेक्स्ट आइए ग्रेविटी। ग्रेविटी गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण कल थोड़ा सा डिस्कस हुआ था, आज उसको थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। गुरुत्वाकर्षण स्पेशली मैं ग्रेविटी की बात कर रहा हूं, ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं, जी स्मॉल जी, ठीक है। इसका मतलब कल आपको समझ में आ गया था, स्मॉल जी, ठीक। तुरंत लिख लीजिए, सर्किल बनाइए, थोड़ा बड़ा सर्किल, अर्थ बनाना है मतलब आपको, सर्किल बनाइए, सर्किल के बीचों बीच से एक लाइन खींचिए, बीचों बीच से सर्किल, उसके बीच में एक लाइन, उस लाइन पे लिखिए इक्वेटर, विषुवत रेखा, इक्वेटर विषुवत रेखा लिख ली, डैश करके इक्वेटर के आगे एरो करके लिख लीजिए G इज इक्वल टू 0, स्मॉल जी इज इक्वल, समझ गए, यानी जो इक्वेटर होता है वहां पर G 0 होता है। वहीं पे आपने सुना होगा नॉर्थ पोल साउथ पोल, पहुंचो पोल पे डॉट लगाओ, जहां पे नॉर्थ पोल सबसे ऊपरी वाला हिस्सा पोल होता है, वहां पे एरो करके लिख लो G इज इक्वल टू हाईएस्ट। बातें समझ में आ रही हैं आप लोगों को? एक सर्किल बनाना है, बीच वाली लाइन पे G 0 होता है, और सबसे नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ध्रुव जिसको बोलते हैं, वहां पर G आपका सबसे ज्यादा होता है। ये चीज समझ में आ गई, पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो सबसे ज्यादा यहां क्यों होता है, क्यों से मतलब नहीं है, इंपॉर्टेंट होता है। अब इसके कुछ एक प्रैक्टिकल चीजें बताता, तो उसको जानने से पहले दो तीन चीजें जानिए। नंबर 1 ग्रेविटी, फर्स्ट ग्रेविटी सबको पता है क्या होता है। दूसरा ग्रेविटेशनल एक्सिलरेशन, गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण, जीए गुरुत्वीय त्वरण, ग्रेविटेशनल, ये इंपॉर्टेंट होता है। देखो ग्रेविटी, तो एक चीज बताइए, बहुत ध्यान से समझना, आप 10th फ्लोर पे खड़े हैं, 10th फ्लोर से आपने दो चीजें फेंकी एक साथ, तो जो जी है वो इन दोनों चीजों पे इक्वल काम करेगा, ये अलग अलग, क्लियर हो गया।
भाई छत से कोई सामान अगर आप जमीन पे छोड़ रहे हैं तो जी तो बराबर लग रहा है, पक्की बात है ना, कोई कंफ्यूजन तो नहीं किसी को। भाई तुम 10वें माले से कूदो, कूदना नहीं, या 100वें माले से कूदो, तो उसमें जो आपकी स्पीड हो सेम ही होगी, क्योंकि ग्रेविटी तो सेम काम कर रही है। बट अब सेम कहानी, आप 10th फ्लोर पे खड़े हैं, वहां पर आपके हाथ में दो सामान है, दोनों का वेट अलग अलग है। एक आपके पास है, चलो मैं वेट पे तीसरे नंबर पे आता हूं, पहले आपके पास है 1 किलो का वेट बाट लोहे वाला, और 1 किलो रुई कॉटन। फिर समझते हैं, 10th फ्लोर की बालकनी में आप खड़े हैं, वहां पर एक हाथ में आपके पास 10 किलो का एक बाट है, वेट जो होता है, देखा है सबने 10 किलो वाला बाट, ठीक, और दूसरे हाथ में आपके 10 किलो कॉटन है। ग्रेविटी सेम काम करेगी, पक्की बात है। क्या ये दोनों सेम टाइम पे जमीन पे आएंगे? नहीं, पक्की बात है। क्या रीजन हुआ? वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब सिंपल भाषा में कल ये टॉपिक हो चुका है, फ्रिक्शन। जितना ज्यादा फ्रिक्शन लगेगा उतनी स्पीड धीरे होगी। आप आंधी में गाड़ी चलाइए, तूफान में, और नॉर्मल चलाइए, दोनों में डिफरेंस होता है। क्यों? सीधी बात है, जितना ज्यादा आप आंधी में गाड़ी चलाएंगे उतना ज्यादा आपके ऊपर हवा फ्रिक्शन कर रही है तो आपको रोकती है। तो सिंपल बात है, जिस चीज का साइज जितना बड़ा होगा फ्रिक्शनल फोर्स उतना ज्यादा काम करेगा, तो ऑटोमेटिकली उसको आने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि हवा रेस्ट्रिक्ट का काम कर रही है कि नहीं। लेकिन जो 10 किलो का बाट होता है, छोटा सा होता है, सीधा सीधा नीचे आएगा कि नहीं आएगा, ये चीज समझ में आ गई। तो पॉइंट यहां पे हमें यह समझ में आया है कि जो ग्रेविटी होती है वो इक्वल होती है, लेकिन ये डिपेंड पहली चीज किस पे करती है? साइज पर। सही बात हो गई। दूसरी चीज, आप वहीं खड़े हैं फ्लोर पे, और मैंने आपको बताया 10 किलो का एक बाट है और 1 किलो का बाट है, सेम इंस्ट्रूमेंट है, मतलब सेम मेटल तो सेम ही है। इन दोनों में पहले कौन सा आएगा? 10 किलो का पहले आएगा। रीजन क्या हो गया? क्योंकि भारी चीज तेज काम कर, इसका मतलब ग्रेविटी मास पे भी कर रही है कि नहीं कर रही है। ये दोनों चीजें समझ गए कि नहीं समझ गए? दोनों उठाए हुए क्वेश्चन है, लिखिए। तो अब यहां पे अच्छा, हाँ, जो आपने बोला 10 किलो वाला नीचे आएगा, तो 10 किलो वाले की स्पीड 1 किलो वाले के कंपैरेटिवली ज्यादा होगी। तो वो जो स्पीड ज्यादा है ना, उसी ज्यादा स्पीड को ये लिखते हैं जो आपने लिखा हुआ है। क्लियर हो गया? ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, गुरुत्वीय त्वरण। क्लियर हुआ? दो चीज लिखो। व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स रिलीजेस फ्रॉम द अपर सरफेस, दो वस्तुओं को मुक्त रूप से छोड़ा जाता है, देन इट रीचेज ऑन अर्थ इक्वली, ये पृथ्वी पर समान रूप से पहुंचती हैं। इफ डैश, नंबर 1, m1 इज इक्वल टू m2। सही बात है। अगर दोनों के मास बराबर है तो बराबर आएगी कि नहीं आएगी? दूसरी कंडीशन, m1 मोर देन m2 ग्रेटर देन, तो लॉजिक है डैश करके कौन सा पहले पहुंचा? m1। समझ गया? तो लिख लो डैश करके m1 रीच अर्ली, m1 जल्दी पहुंचेगा। नोट समझ में आ रहा है आप लोगों को? पक्की बात है ना? ठीक है। और तीसरी कंडीशन मैंने बताई है, थर्ड कंडीशन में डिपेंड ऑन साइज। डिपेंड ऑन साइज, इसको आप लोगों ने वर्ड यूज किया था वॉल्यूम। तो V1 और V2 का वॉल्यूम सेम है तो बराबर गिरेगा। वॉल्यूम का मतलब जो साइज हो रहा है यार, सिंपल बात है। 1 किलो कॉटन देखिए आप लोगों ने, 1 किलो कॉटन, आपके घरों में जो रुई आती है वो 20 ग्राम रुई होती है, इतनी बड़ी। तो 1 किलो का मतलब 1000 ग्राम। आप समझ रहे कितनी रुई हुई? उतनी रुई को गिराओगे तो वो आराम से आएगी फुर्सत में, बात समझ रहे हैं? लेकिन 1 किलो का बाट फट से आएगा नीचे। ठीक, क्लियर हो गया ये? डन। तो ये होता है इसका मतलब। अब इसको सीधे भाषा में, अगर किसी चीज को हवा से जमीन की तरफ आती है तो वो जिस स्पीड से चेंज हो रही उस स्पीड को ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन कहते हैं। क्लियर हो गया? ये डिपेंड होता है पर्सन टू पर्सन एंड ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट। क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट आओ। नेक्स्ट, वेट ऑफ बॉडी। हेडिंग, वेट ऑफ बॉडी, शरीर का भार, व्यक्ति का भार। व्यक्ति का भार वही मतलब आपकी बॉडी के साथ जी में क्या काम करता है, ये मैंने आपको उस दिन भी बताया था। डैश करके लिख लो इन लिफ्ट, वेट ऑफ बॉडी डैश करके इन लिफ्ट। लिफ्ट में व्यक्ति का भार जो होता है वो कैसे काम करता है, मैंने उस दिन भी बताया था। लिफ्ट में आप जब जाते हैं तो आपको अपना वेट, लिफ्ट ऊपर जा रही है तो आपको अपना वेट क्या लगेगा?
हैवी या लाइटर? हैवी। सीधी हैवी हो तो नहीं जाते हो कि आप लिफ्ट में गए 70 किलो के, ऊपर 6 फ्लोर पे 80 किलो के हो गए, वेट तो उतना ही ना, फील आपको आ रहा है उसके पीछे का। आप क्यों? क्योंकि ग्रेविटी के अगेंस्ट काम कर रहे हैं। तो लॉजिक बात है, ग्रेविटी खींचने का काम कर रही है नीचे, लिफ्ट उसी ग्रेविटी के अगेंस्ट ऊपर जा रही है, तो कहीं ना कहीं आपको खिंचाव नहीं महसूस हो रहा है किस जमीन पर, तो आपको अपना शरीर थोड़ा सा भारी लगेगा। समझ में आई बात? लिख लीजिए पहला नंबर 1, फर्स्ट पॉइंट, इफ लिफ्ट गो अपवर्ड, अगर लिफ्ट ऊपर की तरफ बढ़े, ऊपर की तरफ बढ़े, then a person felt more heavy weight, पर्सन ज्यादा हैवी वेट को फील करता है। सेम इसी का दूसरे स्टेटमेंट में लिख लीजिए, गो डाउनवर्ड्स, सेम स्टेटमेंट पे लिख लो नीचे। सेम अगर नीचे की इसी को रिवर्स लिख लो, उल्टा। ठीक है। और तीसरा मैंने बताया था कि आपको, खैर ऊपर नीचे वाला समझ गए, नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट एक डालो सैटेलाइट। सैटेलाइट में 2-3 चीजें हैं, 2 चीजें बस सैटेलाइट में। सैटेलाइट में पहला होता है ऑर्बिटल वेलोसिटी, कक्षीय वेग। उपग्रह का कक्षीय वेग क्या होता है? कक्षीय वेग का मतलब होता है, ध्यान रखिए, कोई भी सैटेलाइट किसी भी प्लेनेट के जिस स्पीड से चारों तरफ रोटेट करता है, वो स्पीड उस सैटेलाइट की ये कहलाती है। फिर सुन लीजिए, सैटेलाइट आपको पता होगा, सैटेलाइट को डिफाइन करेंगे सिंपल, हर सैटेलाइट किसी ना किसी प्लेनेट के चारों तरफ मूव करता है, तो जिस स्पीड से मूव करता है वो ये स्पीड होती है। समझ में आया? ऑर्बिटल वेलोसिटी। ठीक, नेक्स्ट देखो, तुम्हारे सर हाँ में हिल रहे हैं तो मान के चल रहा हूं कि आप समझ के चल रहे हैं। क्वेश्चन उठेगा और फिर समझना थोड़ा सा। मैंने आपको सैटेलाइट उस दिन भी सारे बता दिए थे, टाइप ऑफ सैटेलाइट साइंस टेक में तुम लोगों को बताया ना, याद है? जी वाला, पोलर वाले, ऑर्बिट, ठीक है। डीटीएच वाला क्या होता है, कैसे होता है, सब बताया था, मुझे याद आ गया। ठीक है, नेक्स्ट आइए, एस्केप वेलोसिटी, पलायन वेग। एस्केप वेलोसिटी, पलायन वेग, समझ गए? मैंने उस दिन भी बताया था, किसी भी चीज को जिस स्पीड से जमीन से फेंको वो हवा में चली जाए, वो स्पीड एस्केप वेलोसिटी होती है। अच्छा, एक चीज बताइए, क्या एस्केप वेलोसिटी जी पे डिपेंड करेगी? किसी भी चीज को जमीन से जितना ज्यादा आप स्पीड से फेंको कि वो जमीन से ऊपर चली जाए, नीचे ना आए, तो लॉजिक है क्या वो जी पे डिपेंड करेगी? बस सिंपल है यार, करेगी बिल्कुल, क्योंकि जिस जगह की जी जितनी ज्यादा होगी वहां पे उतनी ज्यादा आपको इसके वेलोसिटी लगानी पड़ेगी। इसका मतलब जितने भी प्लेनेट हैं, 9 प्लेनेट 8 प्लेनेट जो अपने सोलर सिस्टम, सबकी इसके वेलोसिटी अलग अलग होगी। क्यों? क्योंकि जी अलग अलग काम करता है। चंद्रमा में आप देखियो जमीन पे रहते हैं, मून पे, लेकिन बाकी जितने प्लेनेट है उसमें जो जी होता है, जैसे जुपिटर है, जुपिटर का जो जी है वो अर्थ के 1/5 है। तो अर्थ की जी पे आप टिके हुए हैं, लेकिन जब जुपिटर पे जाएंगे तो हवा में रहेंगे, नीचे नहीं आएंगे क्योंकि जी काम नहीं कर रहा। तो लॉजिक अगर वहां से इमेजिन करना है सारा, क्योंकि कोई गया नहीं है, अगर जुपिटर से कोई चीज आपको फेंकनी है ऊपर, तो लॉजिक बात है 1/5 ऑफ फ्यूल ही लगेगा आपको अर्थ के कंपेरेटिवली। वहीं दूसरा होता है सैटर्न, सैटर्न का अर्थ का लगभग 7 टाइम ज्यादा जी है, 7 गुना ज्यादा सैटर्न पे होता है। तो सीधी बात है, सैटर्न से कोई चीज अगर फेंकोगे तो आपको कितना ज्यादा मेहनत लगेगी। तो लॉजिक सीधे सीधे बिल्कुल डिपेंड करता है। तो लिख लीजिए, पलायन वेग, एस्केप वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जी, एस्केप वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जी, सीधे सीधे क्या होता है? अनुक्रमानुपाती, अनुक्रमानुपाती। तो हमें दुनियादारी का नहीं पता, हमें अपना अर्थ का जान लीजिए। अर्थ की एस्केप वेलोसिटी होती है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, लिख लीजिए 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। इस स्पीड से जमीन से कोई भी चीज फेंकिए वो जमीन पे लौट के नहीं आएगी, आपको फेंका जाएगा तो भी आप नहीं लौटा, अब ऊपर ही, अब ऊपर कहां भगवान जाने, तुम भी पृथ्वी के रोटेशन पे हो। नेक्स्ट, ठीक, केपलर लॉ इंपॉर्टेंट नहीं है, एक ही बार आया हुआ है तो ठीक है। केपलर लॉ में आपको मैंने बताया था एलिप्टिकल मूवमेंट होता है, अर्थ जो सन के चारों तरफ घूमती है वो एग्जैक्ट राउंड नहीं होता है, वो एलिप्टिकल समझते हो, एक एक तरफ चौड़ा होता निकला होता है, बता भी चुका हूं मैं आपको। ठीक है, डन। नेक्स्ट आइए, ये टॉपिक खत्म यहां पे। नेक्स्ट टॉपिक आइए, मैटर।
द्रव्य, ध्यान से, द्रव और द्रव्य दो अलग अलग चीजें होती हैं। एक होता है मैटर, एक होता है लिक्विड। लिक्विड नहीं पढ़ना है, हमें मैटर पढ़ना है। लिखने हिंदी में बोलते हैं इसको द्रव्य। जो आप लिक्विड जानते हो उसको बोलते हैं द्रव। वो तीनों स्टेजेस होती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, वो आगे। द्रव्य, तो जो मैटर होता है, लिखो मैटर, एनी ऑब्जेक्ट हु कैप्चर द प्लेस, कोई भी वस्तु जो स्थान घेरे, कैप्चर द प्लेस, कॉमा, हैव मास, द्रव्यमान हो, कॉमा, फेल्ट बाई आवर सेंसरी ऑर्गन, अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा पहचान लें। तीन कंडीशन है। नंबर एक, स्थान घेरे, दूसरी चीज मास रखे, और तीसरी चीज फेल्ट बाई आवर सेंसरी ऑर्गन, अपनी ज्ञानेंद्रियों से हम पहचान लें, वो कहलाती है मैटर। समझ गए? जैसे मैंने बताया सॉलिड, आपके दिमाग में कुछ समझ में आ गया? कोयला जो होता है, कोल, उसको आप देख के पहचान लेते हैं। कोयला आप जहां पे भी रखेंगे वो उतना स्पेस घेर रहा है, और कोयले का वेट होता है, कोयले का वेट होता है। तो सिंपल बात है, तीनों कंडीशन अप्लाई हो गई, काम खत्म। तो ये तीनों कंडीशन क्या कहलाती है किसी के लिए भी? मैटर। अब देखो, इट हैज 3 स्टेजेस, इसकी 3 अवस्थाएं होती हैं। इट हैज 3 स्टेजेस, इसकी 3 अवस्थाएं होती हैं। यही तीनों अवस्था जो होती है उसी को बोलते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठोस, पहला लिखिए ठोस, सॉलिड, दूसरा लिक्विड, एंड थर्ड इज गैस। क्लियर हो गया? सॉलिड, लिक्विड, गैस, समझ गए? तो लिक्विड इज अ स्टेज ऑफ मैटर। अब सॉलिड, लिक्विड, गैस, यहां पे आप क्या डिफरेंस होता तीनों में? टाइटली पैक्ड होते हैं। आप किसी भी चीज को देख करके पहचान जाएंगे। सिर्फ एक चीज बताइए, गैस वाली चीज को तोड़ना आसान है कि लिक्विड या सॉलिड? इजी क्या है तीनों में तोड़ना? भाई गैस तो टूटी हुई है, गैस को क्या तोड़ोगे? हवा तोड़ लो, टूट गई। बात समझ में आई? लिक्विड को तोड़ना है तो थोड़ी समस्याएं आएंगी, बट पानी को आप पकड़ तो सकते हैं। पानी को पकड़ सकते हो ना, पकड़ लिया आप, टूटेगा, बह गया वो, बात खत्म। लेकिन सॉलिड को टूटने में दिक्कत होती है। बस यही 3 समझनी है। तो जहां सॉलिड, लिक्विड, गैस लिखे हो वहां पे 3 बनाओ रेक्टेंगल, 3 चतुर्भुज टाइप के बना लो, सॉलिड के नीचे, लिक्विड के नीचे, गैस के नीचे। छोटे छोटे बनाना क्योंकि उसके अंदर कुल फिल करना है आपको। सॉलिड के नीचे एक चतुर्भुज, क्वाड्रिलेटरल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, जो बने, तीनों बन गए। तीनों में सॉलिड के अंदर डॉट भरो और वो पूरे कॉम्प्लेक्स कर दो। सॉलिड के अंदर डॉट डालो और पूरे डॉट पूरा फिल कर दो, बिल्कुल स्पेस ना हो। समझ में आ गया? लिक्विड में डॉट डालो स्पेस देके, गैस में बिल्कुल ही स्पेस देके। 2 ही 3 4 डॉट तो नहीं दिए तुम लोगों ने? पता चले तुमने पूरी डेफिनेशन चेंज कर दी, 4 डॉट का सॉलिड बना दिया। समझ रहे हो बात को? हाँ, कौन डॉट भरे, मेहनत वाला काम है। ठीक है, तो ये बेसिकली ये जो आपने डॉट डाला है, ये डॉट होता है इंटरसेल्युलर स्पेस। सिंपल है, सॉलिड का जो इंटरसेल्युलर स्पेस होता है वो सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, तगड़ा होता है। सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा तो जब, समझिए ये चीज है बिल्कुल ऐसे, और एक चीज है ऐसे, तोड़ना कौन सा आसान है? जो दूर होगा वो तीसरा टूट जाएगा क्योंकि बीच में फोर्स काम नहीं कर रहा, लेकिन जो बिल्कुल पास है स्ट्रांग फोर्स काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो सिंपल है, सॉलिड में 2 डॉट के बीच का गैप मिनिमम होता है, इसीलिए ज्यादा क्या होती है? कॉम्प्लेक्स। जब ये स्पेस बढ़ता जाता है तो ये लिक्विड में गया, और बढ़ा तो गैस। क्लियर हो गया? ठीक। अब आपको सबके कैरेक्टर पढ़ने होते हैं एक एक करके। तो लिखिए कैरेक्टर ऑफ सॉलिड। सॉलिड के कैरेक्टर, स्टेजेस, कैरेक्टर क्या होते हैं? गुण, जनरल प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूं मैं, गुण जो होते हैं। तो सॉलिड में एक आपके सिलेबस में वो है इलास्टिसिटी। तो सॉलिड के एग्जांपल लिखिए। सॉलिड के कैरेक्टर का एक कैरेक्टर होता है इलास्टिसिटी, प्रत्यास्थता। सबने सुना होगा, सब लोग जानते हैं। किसी भी सॉलिड को खींचना चाहिए तो क्या वो खींचेगा? नॉर्मली आपके हाथों से नहीं खींचेगा, लेकिन उसको हल्का सा भी कुछ करेंगे तो खींचने लगता है। कभी आपने कोई सॉलिड को तोड़ा है? आप जब सीधे तोड़ने की कोशिश करेंगे तो टूट जाएगा, लेकिन आप चूंकि आपके पास वो पावर नहीं ना उसको खींचने की, आप उसको हल्का सा भी गर्म करिए तो थोड़ा सा खींच के टूटता है। तो वो जो खींचा वो उसकी इलास्टिसिटी। हर सॉलिड में
इलास्टिसिटी की कैपेसिटी होती है। ठीक बात है, ये दो तीन। इलास्टिसिटी क्या होती है? इलास्टिसिटी को आप कैसे डिफाइन करेंगे? डेफिनेशन थोड़ा दिमाग लगाओ। हाँ ठीक बात है। और कुछ? ठीक बात है, बोलो। अरे सिंपल है यार, किसी भी सॉलिड का वो कैरेक्टर जब हम उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाएं तो एक्सटर्नल फोर्स लगने के कारण उस ऑब्जेक्ट का जो फिजिकल फीचर है वो चेंज होने की कैपेसिटी रखता हो। सही बात है। आप किसी भी चीज है, ये सॉलिड चीज है, मैं इस पे कोई फोर्स लगा रहा हूं, इस फोर्स के कारण भाई ऐसे मैंने किया तो एक पर्टिकुलर मुड़ा फिर टूट गया, यही तो होगा। तो जिस पर्टिकुलर लिमिट तक मुड़ा तो इसका फिजिकल फीचर ये स्ट्रेट है, लेकिन ये मुड़ करके थोड़ा सा ये ऐसे है, ये लेकिन थोड़ा सा बेंड हुआ तो इसका ऐसे से ऐसे जो बेंड हुआ ये इसकी इलास्टिसिटी कहलाएगा। ठीक है, तो हमें वो मतलब नहीं है। क्वेश्चन है हर सॉलिड चीज की इलास्टिसिटी लिमिट होती होगी कि नहीं? भाई कोई सॉलिड यहां पे जाके टूट जाएगा, कोई इतना बेंड होगा तो भी नहीं टूटेगा, तो सीधी बात है, इसको बोलते हैं इलास्टिसिटी लिमिट। ये ध्यान रखना। सही बात है, नोट कीजिए। एवरी सॉलिड हैज एन इलास्टिक लिमिट। हर सॉलिड की एक प्रत्यास्थ सीमा होती है। एवरी सॉलिड हैज एन इलास्टिक लिमिट। ठीक, यहीं पे एक फिजिक्स का लॉ काम आता है, हुक्स लॉ। मैं भी सुना होगा आपने हुक्स लॉ, सुना है आप लोगों ने? क्या होता है भैया? फिर तो बड़े लोगों ने यस सर बोला। कौन यस सर बोला था? क्या होता है हुक्स लॉ? इलास्टिसिटी का सिंपल, कोई बात नहीं। देखिए बताइए मुझे, इलास्टिसिटी का मतलब आप किसी भी सॉलिड में फोर्स लगा रहे हो। अभी फोर्स तो लग रहा है सॉलिड में, तो जो फोर्स लग रहा है वो उस सॉलिड चीज की इलास्टिसिटी के प्रोपोर्शनल होगा या इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? आराम से लंबी सांस खींचो ऐसे करके। फिजिक्स चल रही है भाई साहब, थोड़ी दिक्कतें हैं समझ रहा हूं, क्योंकि है थोड़ी समस्या। हिस्ट्री होती फट से गांधी नेहरू चल रही होती, अच्छी जिंदगी चल रही थी। सिंपल है, ये चीज है, इस चीज में मैं फोर्स लगा रहा हूं, लगाऊंगा नहीं यार, टूट जाएगा, रिमोट है यार इसका, कैमरे का। ठीक है, इसको मैं फोर्स लगा रहा हूं तो एक पर्टिकुलर लिमिट तक तो मुड़ेगा, उसके बाद टूट जाएगा। तो पॉइंट यहां पे आया कि ये जो फोर्स मैंने लगाया, ये फोर्स लगाना इस वाले रिमोट का जो चेंज हो रहा है इसके प्रोपोर्शनल है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? पक्की बात है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। भाई जितना ज्यादा फोर्स लगाओगे उतना जल्दी मुड़ेगा। तो डायरेक्टली हुआ कि नहीं हुआ, ये इंपॉर्टेंट है, लिख लो इस चीज को। इलास्टिसिटी प्रोपोर्शनल टू द, इलास्टिसिटी प्रत्यास्थता, प्रोपोर्शनल का साइन जानते होंगे आप लोग, प्रोपोर्शनल टू द फोर्स ऑन दैट ऑब्जेक्ट, वस्तु पर लगाया गया बल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जितना ज्यादा फोर्स उतना जल्दी इलास्टिसिटी चेंज होगी कि नहीं होगी, सिंपल बात है। ठीक, नेक्स्ट आ जाइए। पॉइजन रेशियो सुना है? कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। ये समझ में आ गया। कैरेक्टर आपका किसका हो गया? सॉलिड का। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, कैरेक्टर ऑफ लिक्विड, द्रवों के प्रकार। कैरेक्टर ऑफ लिक्विड, द्रवों के प्रकार। कैरेक्टर ऑफ लिक्विड, पहला प्रेशर, दाब। सीधे सीधे प्रेशर। अच्छा एक चीज बताइए, अब वो भी नहीं गए, बड़ी समस्या तुम लोगों की यार। कभी गए हो अंडर वाटर? एक दो लोग गए होंगे। तो आपने कुछ पहना था तामझाम कि आप सीधे कूदे थे? तब आप ना गड्ढे में कूदे हो, सी में नहीं गए हो। सी में एक पर्टिकुलर के नीचे आपको जाने के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट पहनने पड़ते हैं ना भाई, सूट होता है, उसका साथ में पीछे कुछ लगता है, मुंह में कुछ लगता है। ठीक, तो पॉइंट यहां पे होता है ऐसा क्यों? एक तो ऑक्सीजन का इश्यू है, दूसरी चीज की बताइए, जब आप पानी के अंदर जाते हैं तो प्रेशर क्या होगा? ये बात पता है आपको? वेरी गुड। जब भी आप पानी के अंदर जाएंगे तो प्रेशर इंक्रीज करेगा, क्यों? पानी तो सेम है, समुद्र का ऊपर का पानी नीचे का पानी बदल गया तो? अच्छा, टेम्परेचर कम होता है तो प्रेशर ज्यादा। ये एक तुक्का सही बैठ गया तुम्हारा ना बेटा, है तो तुक्का सही बात है, इसको एक्सप्लेन एक्चुअली नहीं कर पाओगे। बिल्कुल सही बात है सर, ऊपर वेपराइजेशन की प्रोसेस हो रही है,
कभी भी वेपराइजेशन की प्रोसेस में जो समुद्र का पानी या किसी भी चीज का जो पानी होता है बेसिकली वो भाप बन रहा है, वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, तो थोड़ा गैसियस स्टेट में है, इसलिए हमें प्रेशर कम फील आता है। जैसे हम जाएंगे तो हमें लिक्विड, हमें सॉलिड वाला प्रेशर नहीं आएगा, लेकिन लिक्विड में जब भी हम नीचे जाएंगे तो प्रेशर ज्यादा होता है। ठीक बात है, डन। क्योंकि यहाँ पे एक जरूरी चीज है, मैं पास्कल लॉ सुने हो, पास्कल का वो बताने जा रहा हूं। तुरंत हेडिंग डालिए। नंबर 1, 3 यहां पे कॉन्सेप्ट है। एक वो बना लीजिए जार टाइप का, जार बनाओ, जार यार सॉन में एक डिब्बा टाइप का बन गया डिब्बे। उसमें याद रखिएगा जो आपने डिब्बा बना उसमें 3 होल करो ऊपर नीचे। मैं जानबूझ के बोर्ड पे नहीं जा रहा हूं, दौड़वा रहा हूं दिमाग तुम लोगों का। डिब्बा बन गया, डिब्बे में 3 होल करो और डिब्बे में ऊपर तक पानी भर दो, डॉट 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 जैसे लगाते हो। भर गया? क्वेश्चन समझ में आ गया होगा क्या क्वेश्चन आ रहा है ये। उस तीनों जो आपने होल किए हैं, होल आपने ऊपर नीचे किए होंगे ना, तो जो होल है उसमें से किस होल से पानी सबसे ज्यादा दूर जाएगा, ये क्वेश्चन है। ऐसा समझ में आया? लिक्विड है, लिक्विड तीनों होल से बाहर आएगा कि नहीं आएगा? आराम से। 3 होल अगर आपने किए हैं तो तीनों होल से लिक्विड बाहर आ रहा होगा, तो किस होल से सबसे ज्यादा दूर जाएगा, ये क्वेश्चन है। आप तीनों होल का नाम लिख लो, ए बी, नीचे वाले को ए फिर बी फिर सी ऐसे लिखो, बोलने में आसानी होगी आपको। नीचे वाला ए है होल, ऊपर वाला बी, उसके ऊपर वाला सी। ठीक है, अब बताओ। क्योंकि जो आंसर देंगे उसका एक्सप्लेनेशन भी देना पड़ेगा आपको। बताइए, बोलो। अरे हद हो गई यार, अरे कॉमन सेंस है। अभी मैंने प्रेशर वाला कॉन्सेप्ट आपको बता दिया, तभी तो सिंपल है। कौन सा है? ए। अरे यार ए के ऊपर सबसे नीचे वाला होल ए है। देखो यहां पे वो काम नहीं करेगा कि सर बी वाला 45 डिग्री जाएगा फला डिम का, कुछ नहीं। ए जो सबसे नीचे वाला होल है वहां पे सबसे ज्यादा पानी का प्रेशर हो रहा है, तो जितना ज्यादा प्रेशर आप किसी चीज को देते हो उतनी दूर जाता है। वो हरकतें किए कभी पाइप से? घर में पानी दे रहे होते हैं, जब पिताजी दे रहे हो तब तो आप नॉर्मल पानी दे रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही पापा की नजर हटी वैसे दब जाता पाइप। तो जैसे ही दबता दूर जाता है, क्योंकि आपने प्रेशर इंक्रीज कर दिया। भाई पाइप का प्रेशर नॉर्मल जो जा रहा था आपने दबा दिया तो प्रेशर बढ़ गया, प्रेशर बढ़ने से दूर गया। क्लियर हुआ? तो सिंपल जो ए वाला डैश करके लिख लो, हाईएस्ट या लॉन्गेस्ट डिस्टेंस, ए के नीचे सबसे लंबी दूरी ड्यू टू द प्रेशर, दाब के कारण, ड्यू टू द प्रेशर। ये पहला क्लियर हो गया रूल। ठीक, दूसरा सिंपल है, समझिए। दूसरे में चलो गिलास ही ले लेते, ये समझ में आएगा। ये गिलास है, पहला वाला तुमने रूल क्या किया, इसमें आपने 3 होल कर दिए, तीनों में से सबसे नीचे वाला सबसे दूर जाएगा। दूसरी चीज, इस गिलास में मैं होल कर रहा हूं, एक यहां, इसी के पैरेलल में यहां, यहीं और इधर, 4 होल हो गए सेम साइज पे। अब बताइए किस में से ज्यादा दूर जाएगा? ये चीज क्लियर हो गई है? क्यों? बात खत्म। क्योंकि सर सीधी बात है, इस गिलास में अगर यहां 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 और यहां 4 होल किए तो चारों होल पे जो प्रेशर वो इक्वल है। पानी यहां तक भरा हुआ है, आपका लॉजिक बात, तो प्रेशर इक्वल होगा तो क्या होगा? इक्वल ही जाएगा। ये चीज क्लियर हो गई? ये भी दूसरा रूल होता है। ठीक है, तो एक गिलास बना लीजिए, कुछ भी, 4 होल कर लीजिए और चारों में लिखिए इक्वल प्रेशर। सेम वही जो बनाए हो डायग्राम, उसी डायग्राम को बना लो। अब तीसरा जो रूल होता है याद रखिए, मुझे एक चीज सिंपल बताइए। किसी भी अब देखो लिक्विड अलग अलग तरीके के होते हैं, एक पानी है एक हनी है, दोनों लिक्विड ही हैं, लेकिन दोनों की डेंसिटी अलग अलग होती है, घनत्व अलग अलग होता है। तो लॉजिक है, प्रेशर क्या अलग अलग काम करेगा? जितना ज्यादा डेंस होगा उतना ज्यादा प्रेशर होगा। आराम से। जितना ज्यादा लाइट आपका पानी, लाइट होगा लिक्विड, उसका प्रेशर, और जितना ज्यादा डेंस लिक्विड उसका प्रेशर अलग अलग काम कर रहा है कि नहीं? भाई जितना ज्यादा, क्या बोलते हैं यार डेंस को, मतलब समझ गए सब लोग यार, डेंस लिक्विड यार। एग्जांपल हनी, हनी एक गिलास में भरा हुआ है और एक गिलास में पानी भरा हुआ है, सिंपल है यार। तो अगर हनी में मैंने स्पेस होल किए और पानी में होल किए तो दूर कौन सा जाएगा? अब आया समझ में? तो वो ये काम कर रहा है प्रेशर का। तो लॉजिक है, जितना ज्यादा डेंस लिक्विड होगा उसका प्रेशर उतना ज्यादा होगा। इसका मतलब डेंसिटी प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। इस सिनेरियो में, लिक्विड के सिनेरियो में डेंसिटी जितनी ज्यादा प्रेशर उतना ज्यादा। फिर समझते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब किस सेंस में? प्रेशर है।
डिस्टेंस की बात नहीं, मैं प्रेशर की बात कर रहा हूं। फील प्रेशर कौन करेगा? जो लेयर्स होती हैं उसमें प्रेशर फील आता है। पहली चीज समझो, गिलास है, इस गिलास में पानी भरा हुआ है, इस गिलास में हनी भरा हुआ है, इन दोनों में से जो लेयर्स हैं अलग अलग, इसमें से ज्यादा प्रेशर किस वाले में होगा? जितना ज्यादा सॉलिड होगी चीजें। अरे सिंपल है यार, गैस, गैस का लिक्विड, लिक्विड का सॉलिड, 3 स्टेज होती हैं। प्रेशर आपका लगातार बढ़ता चल रहा है, सबसे ज्यादा प्रेशर होता है उसमें सॉलिड में। अब गैस के भी स्टेजेस, गैस का लिक्विड है तो लिक्विड भी आपका हल्का लिक्विड, गाढ़ा लिक्विड, तो जो हैवी लिक्विड होगा ये आगे बढ़ता चल रहा है कि नहीं बढ़ता चल रहा, और हैवी के बाद फिर आपका सेमी सॉलिड, फाइनली सॉलिड, यही तो हिसाब बैठा। तो आप एक बात बताइए, हनी को सेमी सॉलिड बोलना गलत है क्या? सेमी सॉलिड, बात सही है। याद रखिए, जो स्टेज जिस स्टेज की तरफ चलती है उसको वो बोला जाता है, सेमी सॉलिड बोलना ठीक रहेगा। समझ में आई बात? अब यहां पे फिर पूछता हूं मैं, इसके अंदर हनी भरा हुआ है और इसके अंदर पानी भरा हुआ है, दो अलग अलग, एक ही नहीं, दो अलग अलग ग्लास हैं, तो लॉजिक है इसकी जो लेयर्स होंगी वो ज्यादा प्रेशर फील करेंगी हनी वाली, मैं ये कह रहा हूं आपसे। ठीक है, चलो नेक्स्ट आओ। नेक्स्ट, हाँ ठीक है, तो हो गया। नेक्स्ट, अच्छा हाँ, ये पहला क्या लिखे लिक्विड का? पहला कैरेक्टर क्या था? प्रेशर ही था ना? अच्छा, पास्कल नाम था, ठीक है। दूसरा ये फ्लोटेशन, प्लवन, तैरना। प्लवन, तैरना, कोई चीज तैरती है पानी पे, कोई चीज डूब जाती है। क्यों? आप क्या होते हैं? आप तैर लेते हैं? अब बिना हरकतों के तैरना सीखें तो ना। नॉर्मली छोटे बच्चे को पानी में डालिए तो क्या होगा? वो तैरेगा? अब इंसान का बच्चा, मछली का बच्चा है, इंसान का भाई, तो डूब जाता है। क्यों? या कोई भी चीज पानी में डूबती क्यों है और तैरती क्यों है? वही आपका फ्लोटेशन का कॉन्सेप्ट है ना। प्रेशर यहां काम नहीं करता। और बताइए, हैं? वेव, सरफेस, वेट, किसका वेट? थोड़ा पहुंच रहे हैं। बॉइंग फोर्स क्या होता है? वो तो जो फोर्स काम करता है, सिंपल है, उसको बोलते हैं। दिमाग लगाओ थोड़ा सा यार, हद हो गई। अच्छा बताइए, क्या कारण है, आईएएस का क्वेश्चन है, बीसीएस में तो पूछा हुआ भर के, क्या कारण है लकड़ी से बना पानी का इतना बड़ा जहाज तैरता है लेकिन छोटी सी सुई डूब जाती है? ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, क्लास 5th 6th में हमने पढ़ा था। है सरफेस एरिया। हाँ, कुछ हद तक पहुंच रहा, वर्ड अभी आ नहीं पा रहे आपके। फिजिक्स के 8-10 वर्ड जानते, सब बोल डालो, एक आध तो सेट होगा ही होगा। देखो, सरफेस टेंशन मैं बोल, और बताओ, और बता ही लो पहले तुम लोग। सरफेस टेंशन क्या है? सिंपल, देखो चीज समझो, बहुत ध्यान से समझो। यहां पे ना 2 वेट काम करते, बहुत ध्यान से पहले समझो। जब कोई चीज को पानी में डाला जाता है, इमेजिन करना है मेरी बात को, जब किसी चीज को पानी में डालेंगे तो जो ऑब्जेक्ट आप पानी में डाल रहे हैं उसका कोई साइज होगा, ठीक? तो जिस साइज की चीज आपने पानी में डाली उतने साइज का पानी वो चीज जो होगी वो रिप्लेस करेगी। बात क्लिक हो गई? वो उतने ही साइज का पानी रिप्लेस करती है जितना उस ऑब्जेक्ट का वेट होता है, ये रूल होता है। फिर समझते हैं, ये रिमोट है, इस रिमोट को मैंने पानी में डाला, ध्यान से समझना जरा। इस रिमोट को इसमें पानी भरा डाल, यहां पूरा माहौल ही बन जाए, मैं आपको दिखाता हूं। इसमें डाला, अच्छी खासी आईएएस की क्लास ना, आईआईटी क्लास हो गई। इसमें मैं डालूं तो लॉजिक बात, जैसे थोड़ा सा अगर पानी बाहर आ जाएगा, अगर यहां पानी भरा हुआ है, रीजन क्योंकि ये जो साइज है, इस साइज जब अंदर जाएगा तो इतना तो पानी खाली हो रहा है ना, तो लॉजिक है वो पानी अगर स्पेस होगा तो ऊपर आ जाएगा, नहीं होगा तो बाहर निकल जाएगा। डन। तो जब किसी भी साइज का ऑब्जेक्ट पानी में डालते हैं तो इस जितना बड़ा इसका स्पेस है उतना स्पेस तो ये हटाएगा ना पानी को, ये पक्की बात है ना। बस ये कॉन्सेप्ट है। अब याद रखिए, कोई भी चीज अपने वेट से ज्यादा के वेट को या तो रिप्लेस कर सकती है, ऐसा होता है, या कोई भी चीज अपने वेट से कम वाले को रिप्लेस करती है या फिर बराबर रिप्लेस करती है। ये डिपेंड होता है चीज के ऊपर। कुछ को समझ में आ रहा? तो जो चीज अपने वेट से ज्यादा को रिप्लेस करेगी वो चीज डूब जाएगी। बैठ गया दिमाग में? कोई भी चीज अपने वेट से ज्यादा को रिप्लेस करेगी, यानी सुई का वेट हटाए गए पानी के वेट से कम होता है, मैंने बोला जो पानी रिप्लेस हो रहा है उसका वेट ज्यादा होना चाहिए। कुछ समझ में आ रहा है? तो मैं क्या इसको W1 W2 लिख सकता हूं। W1 किसका वेट है? ऑब्जेक्ट का। W2 किसका है?
पानी का। ये चीज समझ में आ रही है ना? तो यहां पे 3 कंडीशन हो जाएगी आपकी। पहला लिखिए W1 इज इक्वल टू W2, W1 इज इक्वल टू WT, मतलब जितना उठाया उतना है, तो क्या होगा? तैरेगा। तीसरी कंडीशन में मैंने बोला या तो डूबेगा या तो तैरेगा, ये तीसरी कंडीशन होती है। इसमें लिखो आधा डूबना। आधा का मतलब होता है ना सरफेस पे रहेगा ना बेस पे रहेगा, बीचों बीच में लिखो हाफ मर्ज्ड। आधा डूबने वाला काम करते हैं इसमें। कोई भी ऑब्जेक्ट जितने पानी के वेट को बराबर बराबर हटा रहा है, तो वो जैसे ऊपर की लेयर हो गई, आप यहां वैसे ऐसे बनाओ इसको, यहां पे पानी कर दो, ये बेस यहां बना दो उस चीज को। पहला, ऐसा बहुत कम होता है। जनरली या तो चीज बेस में जाती है या ऊपर रहती है, बट ऐसा एक दो उस मेटल में है। दूसरा लिखो W1 ग्रेटर देन W2। W1 यानी चीज का भार जो है वो पानी के भार से ज्यादा है, तो क्या होगा? डूबेगी। सिंपल है, लिख लीजिए डेट सबमर्ज्ड, डूब गई। समझ गए? सुई का वेट उसके द्वारा हटाए गए पानी के वेट से ज्यादा होता है, इसलिए डूब जाती है। जहाज का नहीं होता इसलिए तैरती है। तो तीसरी कंडीशन खुद से क्या हो गई? W1 लेस देन W2। ड्रेस करके लिखो फ्लोट। ये जो आपने पूरा सिद्धांत पढ़ा है, यही सिद्धांत होता है आर्किमिडीज का प्रिंसिपल। सुने आर्किमिडीज साहब? लिख लीजिए ये तीनों फ्लोटिंग का आर्किमिडीज की थ्योरी होती है। आर्किमिडीज, ARCHIMEDES, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज साहब का सिद्धांत होता है। समझ गए हो? मैं बार बार कह रहा हूं। तो क्यों जहाज तैरता है? क्योंकि जहाज अपने वेट जितना पानी से कम या ज्यादा, जहाज का वेट हटाए गए पानी के वेट से क्या है? कम है। ज्यादा होगा तो डूब जाएगा। भाई समझ में? अब बताइए, तो सिंपल, आप डूब जाएंगे तो इसका मतलब आप जितना पानी रिप्लेस कर रहे हैं उस पानी का वेट और आपके वेट में डिफरेंस है कि नहीं? तो आपका वेट ज्यादा हुआ तो आप डूब गए। किसी भी व्यक्ति का वेट हटाए गए पानी के वेट से कम होगा तो वो फ्लोट करेगा। ऐसा तब होता है जब, कब होता है? डेड बॉडी जब होती है, याद रखिएगा, डेड बॉडी पहले पानी में जाती है, फिर पानी उसके अंदर सोक होता है, बॉडी का वेट बढ़ता है, वो फ्लोट करके ऊपर आ जाती है। कुछ को समझ में आ रही चीजें लेकर के? डेड बॉडी आपने देखी है फ्लोटिंग? अरे जानवरों की तो देखी होगी यार, कभी नहीं देखे? अच्छा, कोविड वगैरह में बड़ा फेमस हुआ था ना गंगा वाला केस जो हुआ था कोविड में। सरकार के कोविड के इतने सारे केसेस थे ना, तो सरकार को कब्रिस्तान या शमशान टाइप की चीजें बहुत कम हो गई थी, कहाँ हो पा रहा था। तो सरकार ने गंगा के किनारे का जो सैंड होता है उसको थोड़ा सा हटवाया और डेड बॉडी लगवा दी। जितने कोविड केस आप देखे थे कोविड में भाई साहब, मतलब होलसेल में खत्म हो रहे थे भाई साहब। मजाक वाली बात है बट सीरियसली समझ किस लेवल पे खत्म हो। देखे थे 3-3 किलोमीटर की लाइन लगी थी कोविड में क्रिमिनेशन के लिए यार। लोगों को तो वही नहीं मिली, ऐसे होल्ड पे हैं। चाइना वाइना में तो 5-5 साल की वेटिंग मिल रही है एसएस पे। सोचे कितने लोग खत्म हुए हैं। वो गड़ा जो नहीं उसमें क्रिमिनेशन वहां करते हैं यार गंगा में। तो उसमें जब सरकार के पास क्रिमिनेशन ग्राउंड कम पड़ गए थे तो सरकार ने गंगा के, क्योंकि गंगा में हमारे यहाँ रिचुअल है कि गंगा में डेड बॉडी से रिलेटेड होता है काम, फ्लोटिंग वाटर में, तो सरकार ने गंगा के किनारे वाला जो लैंड होता है ना कोस्टल, वहां पे थोड़ी सी जमीन को हटवा करके उसके ऊपर डेड बॉडी करवा दी थी। दिक्कत ये हुई कि उसके 2 या 3 महीने बाद बाढ़ आई। तो बाढ़ आने से वो जो पानी था, जो गंगा जो कोस्टल एरिया, उस कोस्टल एरिया में जो वो था सैंड था, वो बह गया। तो जब वो सैंड बह जाएगा तो डेड बॉडी जो नहीं तो सब ऊपर आ जाएगी कि नहीं। मिर्जापुर का बड़ा फेमस केस हुआ था। तो जितनी भी डेड बॉडी थी वो सब ऊपर आकर के फ्लोट कर रही थी। वो अलग ही सीन था। आप समझ रहे हैं कि जैसे मूवीज वूवीज में नहीं होता पूरा डेड बॉडी, वो वाला सीन था मिर्जापुर में। अच्छी बात यह थी कि पानी फ्लोटिंग था, तो फ्लोटिंग पानी यहाँ से लेकर के वहां तक चला गया। अगर एक स्टेबल वाटर होता तो वो पूरा पूरा नहीं पिक्चरों वाला सीन बन जाता कि पॉन्ड टाइप का, उसके अंदर सारी क्या भरी हुई है? डेड बॉडी। बड़ा खतरनाक सीन था कोविड वाला भाई। उसमें गवर्नमेंट भी कुछ, गवर्नमेंट को कोई क्या करेगा आप बताइए? कहाँ सरकार के भाई, जो नॉर्मल एक डेड बॉडी जलने में कितना टाइम लगता है? अप्रॉक्स 4 से 5 घंटे, 3.5 से 4 घंटे मिनिमम लगते हैं। अब हिसाब लगाइए दिन भर भी अगर आप जलाएंगे तो कितनी डेड बॉडी जली आपकी? अप्रॉक्सीमेट 8, 9, 10 हिसाब 10 लोग दिन भर के, बस यही तो हिसाब बैठा दिन का पूरी बॉडी जलने में। अब हिसाब लगाओ एक एक दिन में डेथ कितनी और देखे थे आप? हजारों में। और कुल मिलाकर के हर एक डिस्ट्रिक्ट क्रिमिनेशन ग्राउंड कितने हैं शमशान? 1, 2 भाई। गाजियाबाद में कितने हैं? मेन वहां पर है, 1 आध 2 और होंगे, 2 या 3। हिसाब लगाइए 10 या 30। मैं पॉइंट वही बात है ना, आप सोच के देखिए 10 या 30 यानी 30 डेथ मैक्सिमम लोग जल सकते हैं। और एक दिन में गाजियाबाद में कम से कम 500 लोग खत्म हुए। तो अब जरा हिसाब समझो 500 और सेम, क्योंकि अगले दिन में 500 खत्म हो रहे,
देख रहे थे दिन में टोल, आप देख रहे थे, डर लग रहा था भाई साहब जब वो डेटा देख रहे थे, आज इतने बड़े आज इतने बड़े, देख रहे मजाक क्या चल रहा था। सोच के देखो 500 रोज के खत्म, तो 500 में 20-30 जल गए, बाकी तो गवर्नमेंट भी क्या करे, गवर्नमेंट को थोड़ी पता था ऐसा कुछ होने जा रहा है। तो कई बार लोग गवर्नमेंट भी कुछ, आप क्या करते, आप बताइए आप क्या कर लेते। बॉडी कहाँ जल रही है, हाँ क्या करें, एक एक बॉडी के ऊपर 2-2 बॉडी जलाई गई है, बट वो भी तो लिमिटेशन होगी ना बॉडी, लकड़ी से बॉडी खत्म करना भी था। अब दिक्कत सबसे 2 बॉडी जल गई तो ऐस किसकी है, प्रॉब्लम तो सब वो भी नहीं मिल रही थी कोविड के चक्कर में। नहीं फैमिली कहाँ यार, कौन मर गया, कितने लोग मर गए, पता ही नहीं चला, बॉडी कहाँ गई किसकी गई यार। तो पॉइंट समझ रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशंस में गवर्नमेंट के भी हाथ बंद है, कोई कुछ नहीं कर सकता है, बात को समझिए, नथिंग। नेक्स्ट, ठीक है डन, ये हो गया आपका दूसरा इसका फीचर। तीसरा आइए सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव। सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव। मैं आपको एक लाइन में समझा देता हूं। सरफेस टेंशन लिक्विड, मैंने आपको पीछे बनाया था लिक्विड का एक वो फोटो बनवाई थी जिसमें डॉटेड आपको करा था आपने। एक चीज देखिएगा, उस यहां पे एक पहले बनाओ वीकर, बर्तन टाइप का कुछ बना लो, बर्तन टाइप का कुछ बनाओ यार, बाल्टी कप मग्गा कुछ तो बनाओ, बन गया। उसके अंदर पानी डालो, गैप दे दे करके, ध्यान से, भर गया पानी। अब ध्यान से देखो, जो तुमने डॉट डॉट किया है, तो कोई से भी 2 डॉट सटे हुए पकड़ो, देखना इमेज उसमें, तो 2 डॉट के बीच में थोड़ा सा गैप है। ये जो गैप होता है, ये गैप इन दोनों डॉट को पास नहीं आने दे रहा है, अगर पास और आ जाएंगे तो सॉलिड बन जाएगा बस। तो ये जो दोनों डॉट स्ट्रेस सिचुएशन में नहीं है, कुछ इस तरीके से खिंचे हुए, इसी को बोलते हैं सरफेस टेंशन। बहुत लेमन लैंग्वेज में समझा रहा हूं मैं तुम लोगों को, समझ में आया। सरफेस टेंशन सिंपली द लेयर ऑफ क्या नाम, लिक्विड इन द टेंस्ड फॉर्म इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। सरफेस, ऊपर वाला सरफेस, समझ में आया। तो जो सबसे ऊपरी हिस्सा है पानी का, अबे गिलास कहां चला गया, फ्लोट कर गया, उधर चला गया उड़ के, समझ गए। तो ऊपरी जो हिस्सा होता है वो क्या होता है, टेंस सिचुएशन में कुछ इस तरीके से टेंस है। अब आपके लिए सरफेस टेंशन आपसे सबसे फेमस क्वेश्चन बनता है, इसके एग्जांपल, पृष्ठ तनाव हमारी लाइफ में कहां कहां काम करते हैं। तो टेक्निकली मत जाना, मैं सिंपल है, पृष्ठ तनाव का सबसे बेहतर एग्जांपल है मच्छरों को मारना। मच्छरों को, मच्छर कहां पैदा होते हैं, मॉस्किटोज बेसिकली ऑन स्टेबल वाटर, रनिंग वाटर में तो नहीं होते हैं। तो स्टेबल वाटर में क्यों, आपने सुना है मच्छरों को मारने के लिए उसमें केरोसिन डाल दो कूलर में, या पेट्रोल डाल दो, डाला है कभी, कूलर है घर पे, कूलर देखा है, पहले तो ये बताओ देखा है। अरे भैया कुछ नहीं कह सकता तुम लोग का, कूलर देखा है सबने, तो कूलर में पेट्रोल डाला अपने पापा ने, डलवाया कभी, डलवाया क्या, कभी नहीं डलवाया, कुछ लोग का नाम नहीं डलवाया। कूलर है घरों में जिसके हैं, उन्होंने कभी नहीं डाला पेट्रोल अपने घरों में, केरोसिन डाल लीजिए भाई, क्यों मत डालो यार, हद हो गई, उसको डालिए, जरूरी है। अब यहां पे क्वेश्चन आता है क्यों, सिंपल है, कोई बता सकता लॉजिक इसके पीछे का, सरफेस टेंशन का लॉजिक है। मैंने चूंकि वही टर्ल टॉप पढ़ ले, कैसे कैसे, हाँ ठीक बात है, क्या करेंगे, सही बात है, पहुंच रहे हो पहुंच रहे हो, ना 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 ना, समझो, ठीक है, आपने कुछ चीजें, 2 मैंने आपको बताया, दोनों का गैप है। आपने जब केरोसिन डाला तो वो जो लिक्विड था उसने इस गैप को बढ़ा दिया। फिर समझते हैं, आपने जो 2 डॉट दी हैं वो एक लेयर है, उस लेयर के बीच में गैप हो रहा है, टेंस सिचुएशन, ऐसी टेंस सिचुएशन में है, अगर मैं कोई भी चीज डालूं जिससे गैप बढ़ जाए, तो गैप बढ़ जाएगा तो एरिया बढ़ गया। जब एरिया बढ़ेगा तो सिंपल है, जो मच्छर के अंडे हैं एक्स, वो इसी अपर लेयर के ऊपर हैं। मच्छरों ने जो एक्स दे रखे हैं वो कहां पे दे रखे हैं, इसी के ऊपर दे रखे हैं। आपने लेयर बढ़ा दी तो ऑटोमेटिकली जो एग होंगे उसका एरिया बढ़ा, और जैसे एरिया बढ़ा वो कहां चला जाएगा, पानी में। भाई एक ऐसी स्टेज में यहां पर है, आप एरिया बढ़ देंगे, बीच में क्रैक कर दो, तो जब बीच में क्रैक होगा तो ऑटोमेटिकली नीचे चला गया। तो सिंपल है, कैरोसिन पेट्रोल या कुछ भी इस चीज को डालने से जो स्पेस, इंटरसेलुलर स्पेस है वो बढ़ जाता है, और बढ़ने से जो एक्स होते हैं पानी के नीचे चले जाते हैं। जब पानी में डूब गए तो पानी में डूबने का मतलब बात खत्म हो गई, सिंपल हुआ। एग्जाम्पल कुछ समझ में आया, बाकी कौन से एग्जाम्पल हो सीधे लिख लो। पहला लिख लो मॉस्किटो लार्वा, मच्छरों के लार्वा, लार्वा समझते हैं, डन। दूसरा, सेकेंड डेली लाइफ से रिलेटेड है, यूजेज ऑफ डिटर्जेंट, डिटर्जेंट का उपयोग करना। जो साबुन आबुन डिटर्जेंट होता है जो मैल छुड़ाने का काम करता है कपड़ों से, डर्ट जो कपड़ों पे जमी होती है उसको आप साबुन लगाते हैं, साबुन से और डिटर्जेंट दोनों में से मैल किससे छूटती है, अबे हद हो गई, पियर्स से कपड़े धुले,
नहीं धुले ना, व्हील से धुलते हो, रीजन समझ में आ रहा है? क्योंकि जो डिटर्जेंट उसका कंपोनेंट अलग होता है, तो जो डिटर्जेंट होता है वो कपड़ों के अंदर जा करके उसको निकालता है, तो पानी की सरफेस टेंशन को बढ़ाता घटाता होगा। एक चीज ध्यान रखना, जो डिटर्जेंट होते हैं और जो साबुन होते हैं उनका इंपैक्ट खाली इतना होता है कि वो पानी की सरफेस टेंशन को बढ़ाते घटाते हैं। जितना ज्यादा पानी की सरफेस टेंशन को बढ़ाएंगे उतना पानी अंदर जाता है। तो डिटर्जेंट और सोप के कंपेरेटिवली में ज्यादा पानी अंदर कौन भेजेगा? डिटर्जेंट। तभी तो अंदर से आके मैल को बाहर निकाल देते हैं। मैल जो चीज होती है, गंदगी, डर्ट होती है, वो ऐसी चीज होती है जो पानी में फूल जाती है। कपड़े कैसे साफ होते हैं उसकी सिस्टम समझा रहा हूं। तो जब आप पानी में कपड़ा भिगोते हैं और वो डालते हैं तो पानी अंदर जाता है कपड़ों के लेयर में, और उस लेयर में जब पानी जो वो डर्ट होती है वो फूल जाती है, तो पानी जब बाहर आता है तो उसको बाहर लेके चला आता है। इस फिनोमिना को बोलते हैं सैपोनिफिकेशन वाला, जो कपड़े वाला होता है। खैर वो इंपॉर्टेंट नहीं है। दूसरा लिखिए, क्लीनिंग ऑफ क्लॉथ्स बाय डिटर्जेंट। ये ध्यान रखना, सर्फ के द्वारा। सर्फ तो आई थिंक ब्रांड है। सर्फ के द्वारा पानी इसके कपड़ों को साफ करना। तीसरा एग्जाम्पल होता है, सबसे फेमस होता है जो डेली लाइफ का है। एक चीज बताइए, सूप कैसा अच्छा लगता है? सूप पिया है? किसका? चिकन सूप। वाह, वेज वाला कोई है जी? क्या पिया आप लोगों ने? मिक्स वेज आपने पिया, बिल्कुल सही। मिक्स वेज होता है टोमेटो XYZ। क्वेश्चन है ठंडा या गरम? गरम, सही बात है। दूसरा होता है कोल्ड ड्रिंक, वो भी पी है। कैसी? उबली हुई। कभी नॉर्मल आपने लू में कोल्ड ड्रिंक पी है? नॉर्मल वाली, क्योंकि वो चिल्ड नहीं मिली। हम जा रहे थे एक बार गोरखपुर, तो बहुत तेज प्यास लगी, मजबूरी थी, गाड़ी रोकी, तो गए एक ढाबे पे। वहां पे ना कोल्ड ड्रिंक पीने का बड़ा मन हो रहा था हमें, तुम्हारे चिल्ड वाली। बट उस बंदे ने भाई साहब लू में ना बाहर नहीं रखी, जो ढाबे टाइप के चाय वाले, वो बाहर ही रखी थी कोल्ड ड्रिंक। लेकिन इस लेवल पे क्योंकि पानी नहीं था वहां पे, कोल्ड ड्रिंक ही थी। वो प्लास्टिक की बोतलें नहीं बाहर रखे रहते हैं, आपने दुकान पे देखी होगी। उसने बंदे ने वही उठा के दी कि सर यही है। अब वही वाली बात है, या तो देख लो या मर जाओ, एक ही ऑप्शन था। सोचिए, लू में गर्म कोल्ड ड्रिंक, नॉर्मल कोल्ड ड्रिंक भी नहीं, उसको पीना पड़ा। इमेजिन आप कर रहे हैं क्या हुआ होगा? तो बस आप सोचो, दोनों लिक्विड है, एक गर्म एक ठंडा अच्छा लग रहा है, उसके पीछे का फिनोमिना सरफेस टेंशन है। क्लियर है? सूप पूछा हुआ है, खाली एग्जाम कोल्ड ड्रिंक लिखे, सूप, हॉट सूप डैश इट रिड्यूस द सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन को जितना ज्यादा कम करेंगे उतना क्या होगा? उतना ये आपकी जो टंग है उसके प्रॉपर एरिया पर फैलता है। ऐसे लिख लीजिए, टू रिड्यूस द सरफेस टेंशन इट स्प्रेड ऑल ओवर द टंग। इट स्प्रेड ऑल ओवर द टंग, जब जीभ के सभी हिस्सों में फैल जाता है सूप, इसलिए अच्छा लगता है। सिंपल है। नेक्स्ट, लड़के लोगों से बात कर रहा हूं। जो आप लोगों ने कभी शेविंग की है तो पानी, आजकल तो वो आ गया फोम एंड एक्सेट्रा, जो शेविंग में ब्रश यूज करते हैं, तुम लड़कियों ने भी देखा ही होगा इसका एग्जांपल। जो ब्रश होता है उसको जब पानी में डालते हैं तो वैसे फैल जाता है, और जब करते हैं तो ऐसे आता है। बस वो इसी का एग्जांपल है। तो लिखो सेविंग ब्रश। नेक्स्ट एग्जांपल, सेविंग ब्रश। स्टिकिंग ऑफ हेयर्स, जो बाल होते हैं आपस में चिपक आते हैं, वो आपका सरफेस टेंशन का एग्जांपल है। ठीक है, डन। नेक्स्ट आइए फीचर, कैपिलरी एक्शन। हो गया ये सरफेस टेंशन। नेक्स्ट, कैपिलरी एक्शन। कैपिलरी एक्शन, केशिकात तो बोलते हैं समथिंग शायद। नेक्स्ट आपका फीचर है कैपिलरी एक्शन। सबने सुना है कैपिलरी एक्शन क्या होता है? मैंने बोला केवल एग्जांपल है आपका, एग्जांपल से बताओ। कैपिलरी डेली यूज करते हैं आप। कैपिलरी एक्शन होता है आपके घरों में जलने वाला दीपक। रोज जलता है सुबह शाम आपके घरों में पूजा के लिए, तो वो दीपक में आप किसमें आग लगाते हैं? किसको जलाते हैं? बाती को। और जो आपने तेल डाला होता है वो दीपक में डाला होता है, घी तेल डालते हैं, और आप आग लगाए बाती में, लेकिन जब तक तेल होता है तब तक जलता है। ऐसे कैसे? तो वो कैसे है ये समझ में आया? तो जो लिक्विड होता है उसके अंदर एक फिनोमिना होता है टू मूव फर्दर, अगर आप कोई ऑब्जेक्ट अटैच कर देते हैं। समझ गए? कैपिलरी एक्शन का सिंपल है, जो लिक्विड होता है, अगर उस लिक्विड में आपने कोई ऐसी चीज डाली जिस चीज से वो लिक्विड ऊपर चढ़ने की ऑप्शन में रहे, तो वो लिक्विड ऊपर चढ़ता है। इसका बहुत फेमस एग्जांपल है गांव देहात में जलने वाला दिया, डिबरी। डिबरी बोलते हैं शायद, डिबरी नहीं देखा? डिबरा, डिबिया नहीं देखी आप लोगों ने? कोई बात नहीं। गांव देहात में जो शीशे की होती थी ना बॉटल, तो जो गांव देहात होता उसमें जो ढक्कन होता था कैप, उस कैप में होल किया जाता है। उस होल में एक जो कपड़ा होता है, उस कपड़े को डालते हैं और उसको खींच करके नीचे तक लाते हैं शीशी में,
और उस सीसी में भर देते हैं केरोसिन और उसको फिर ढक्कन को बंद कर देते हैं और जो बाती होती है थोड़ी सी ऊपर निकाल देते हैं, समझ गए। अब आप जब दिया को जलाएंगे तो जब तक इस सीसी के अंदर लिक्विड होगा वो जलता रहेगा। बात समझिए, आपके घरों में जो दीपक जल रहा है उसमें जो बातें लेटी हुई है तो ऑप्शन है जाने का आसानी से, लेकिन ये तो सीधे वर्टिकल है। वर्टिकल के बाद भी पूरी रात दिया जलता। लैंप देखे हो, लैंप तो देखे हो, वो लैंप यही तो होता है। लैंप आप लोग लालटेन देखे हो, हाँ तो सब कुछ ना कुछ तो देखे ही होगे। तो उसमें सब लालटेन में भी बातें ऊपर होती है और नीचे क्या होता है, पेट्रोल केरोसिन। तो ये जलता है कि नहीं जलता, काम खत्म। तो जब भी लिक्विड का एक तरीका, जिस तरीके में लिक्विड ऊपर आने की रखे प्रोसेस कैपेबिलिटी, उस फिनोमिना को बोलते हैं कैपिलरी एक्शन। ठीक बात है। मैंने क्या पूछा आपसे, केवल क्वेश्चन आएगा एग्जाम्पल में, तो कैपिलरी के एग्जाम्पल लिखिए। नंबर 1 फर्स्ट एग्जाम्पल है ब्लॉटिंग पेपर। ब्लॉटिंग पेपर सुना है, ब्लॉटिंग पेपर बोलते हैं सोखता, जानते हो। अब लिक्विड को सुखाने वाला, समझ गए। पेपर टाइप का नहीं होता है, लिक्विड में डालो पूरा सोख लेता है उसको। नेक्स्ट लालटेन, लैंप। लालटेन देखा आप लोगों ने ना, लालू प्रसाद जानते हैं, लालू प्रसाद को नहीं जानते हैं, तो उनका जो साइन है वो लालटेन है भाई, हिसाब से बिल्कुल साइन होता है। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट होता है रूट एक्शन, जड़ों द्वारा क्रिया। आप पानी देते हैं जमीन पे और पौधे ग्रो करते हैं, तो वो जो रूट्स होता है वो उस पानी को कहां पहुंचाता है, ऊपर। वो यही वाला है कैपिलरी एक्शन। नेक्स्ट ना, रहने दो, ठीक है। नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट फिनोमिना, नेक्स्ट फीचर लिक्विड का वो होता है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी, नेक्स्ट हेडिंग डालिए। विस्कोसिटी को बोलते हैं हिंदी में श्यानता। स्पीड में ज्यादा स्पीड तो नहीं है ना यार, ठीक है। विस्कोसिटी, विस्कस का मतलब देखो, अरे यार बड़ी समस्या है यार, गिलास चला गया। कोई भी आपके पास है गिलास, उसमें पानी की एक लेयर है ऊपर वाली, उसके नीचे दूसरी, फिर ऐसे कई सारी लेयर्स हैं। ये जो लेयर्स आपस में जितनी ज्यादा कॉम्पैक्ट होंगी उतना वो चीज विस्कस ज्यादा होगा। 2 लेयर्स ऑफ लिक्विड, उनके बीच का जो गैप जितना कम होगा वो लिक्विड उतना ज्यादा विस्कस होता है, सिंपली भाषा में गाढ़ा होता है, समझ गए। तो अब यहां पे क्वेश्चन बनता है जो आपके एग्जाम में आ रखा, वो एक ही क्वेश्चन आ रखा है